IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की हम तैयारी कर रहे हैं। हम आपके पूरे सिलेबस मैथमेटिक्स के को 5 हिस्सों में बांटते हैं: कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। कोऑर्डिनेट हम कर चुके हैं, कैलकुलस चल रहा है और उसके बाद चीज़ें इसी तरीके से लाइंड अप हैं। कैलकुलस में हम बात कर रहे हैं रिलेशंस और फंक्शंस की। बहुत डिटेल में हम हर एक चीज़ पढ़ रहे हैं, सारे कंसेप्ट्स उन एग्जाम्पल से कंसोलिडेट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के जरिए हर वैरायटी के क्वेश्चन का एक्सपोजर और फिर उस चैप्टर के JEE एडवांस्ड के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। और ये सारी तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो कि आपको किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक एजुकेशन देते हैं। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए भी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। फंक्शन की मैपिंग के आधार पर फंक्शंस का क्लासिफिकेशन किया जाता है, फंक्शंस को कैटेगराइज किया जाता है। बहुत अलग अलग टाइप के फंक्शंस हैं, जैसे एक स्टैंडर्ड कैटेगरी की आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, आपका एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक है, ये सिग्नम है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये सारी बातें हम करेंगे आने वाले लेक्चर्स के दौरान। उनके ग्राफ भी देखेंगे, उनके डोमेन और रेंज भी देखेंगे। जैसे हमने कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस देखे थे, आइडेंटिटी, कांस्टेंट, इस तरीके से। अब अगर मैं आज आपसे बात करूं कि उनकी मैपिंग के बेसिस पर अगर उन्हें कैटेगराइज किया जाए तो कैसे फंक्शंस कैटेगराइज होते हैं, आज हम उसका एक डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात, एक कैटेगरी निकल कर आती है जिससे कहते हैं 1-1। अब 1-1 का मतलब क्या है, आप शब्द से समझिएगा। 1-1 बड़ा मजेदार सा रोचक सा किस्सा है। जैसे कि अगर आपके पास ये एक एक्सप्रेशन है और ये एक एक्सप्रेशन है ना, ये आपका वही डोमेन है और यहाँ पर ये आपका क्या है, को डोमेन। गौर से सुनिएगा, सिंपल सी बात है। अब अगर डोमेन में कुछ एलिमेंट्स हैं, है ना, जैसे कि है 1, 2, 3 और 4, है ना, और को डोमेन में भी कुछ एलिमेंट है जैसे कि 1, है ना, 4, 9 और 16 फॉर एग्जांपल लेट्स से, है ना, और मैंने किसी फंक्शन के तहत इनकी मैपिंग की। बस इतने ही एलिमेंट्स है। चलो लिखने को एक और एलिमेंट में लिख देता हूँ कि यहाँ पर एक और एलिमेंट है लेट्स से 25। गौर से सुनिएगा। अब अगर मैंने इनकी मैपिंग करना शुरू की, मैपिंग कैसे करना शुरू करी कि मैपिंग के लिए मैंने जो फंक्शन डिफाइन किया वो लिया लेट्स से f(x) = x²। तो आप पूछते हो 1 के पास जाके कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये कहता है 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये कहता है 4। 3 का स्क्वायर होता है 9। 4 का स्क्वायर होता है 16। तो क्या हुआ सर, तो कर क्या लिया आपने, मतलब कहना क्या चाह रहे हो? थोड़ा ध्यान से देखो, यहां पर ऐसा कुछ हो रहा है क्या कि डोमेन सेट के मल्टीपल एलिमेंट्स को डोमेन सेट के किसी एक एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहे हैं। आप मैपिंग समझ पा रहे हो? मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन देने के बजाय एक विजुअल आइडिया आपको देने की कोशिश कर रहा हूं कि 1-1 जो मैपिंग है उसका मतलब क्या होता है। सो देखो, ये 25 तो खाली रह गया, तो मैंने कब कहा इस 25 के खाली रहने से प्रॉब्लम है? को डोमेन का कोई एलिमेंट खाली रह जाए तो कोई समस्या वाली बात तो नहीं है। तो समस्या क्या है? समस्या कुछ भी नहीं है, बस एक खास बात है, एक खास ऑब्जर्वेशन है। जैसे कि यहाँ पर एक एलिमेंट मान लो -1 नहीं है, अगर -1 होता तो उसका स्क्वायर भी 1 होता। उस केस में प्रॉब्लम ये हो रही होती, मतलब तभी फंक्शन तो रहता, पर उस केस में ये वो फंक्शन होता जहाँ पर हर एक एलिमेंट की एक सिंगल मैपिंग नहीं है, मतलब कुछ मल्टीपल एलिमेंट्स भी एक सिंगल एलिमेंट को मैप कर रहे हों, ये वो केस होता। तो मैंने उस केस को एलिमिनेट करने के लिए ऐसे डोमेन से ऐसे वो एलिमेंट्स हटा दिए, रखे ही नहीं कि उनमें कुछ इस तरीके से मैपिंग बने। मतलब हमने मैपिंग कैसे इंश्योर की? 1-1 मतलब डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक यूनिक मैपिंग इमेज होती है, बेशक ये तय बात है, लेकिन डोमेन के मल्टीपल एलिमेंट्स की सिंगल इमेज नहीं है। डोमेन में अगर कोई एक एलिमेंट है तो उसकी एक इमेज बेशक है, पर कोई और एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी भी वही इमेज हो। आप सुन रहे हैं मैं जो परिभाषा कहना चाह रहा हूं कि डोमेन में इस 1 के अलावा अब कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी इमेज भी वही हो जो इस 1 की इमेज है। डोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जैसे कि 3 की इमेज जो 9 है, इस 9 की प्री इमेज 3 के अलावा कोई और हो। प्री इमेज वर्ड से अगर मैं डेफिनेशन आपको समझाना चाहूं तो शब्दों का मतलब इतना सा है कि 1-1 फंक्शन जो होते हैं, जो 1-1 मैपिंग जो होती है, इसका सीधा सा तात्पर्य है कि अगर मैं को डोमेन के पास जाऊं तो पहली बात तो जरूरी नहीं है कि हर एलिमेंट की प्री इमेज होगी, पर अगर किसी भी एलिमेंट की प्री इमेज है तो वो यूनिक यानी सिंगल होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो इस तरह की खास मैपिंग को हम क्या कहेंगे? 1-1 मैपिंग। क्या पहले तो ये बात आपको समझ आ रही है? जैसे यहाँ 25 हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो बाकी सारी चीजें हैं
अगर मैं उनकी प्री इमेजेस ढूंढूं, जैसे 1 की 1 है, 4 की 2 है, 9 की 3 और 16 की 4 है, तो ये यूनिक होनी चाहिए। तो इस केस में ये फंक्शन तो डेफिनेटली है, पर ये किस तरह का खास कैटेगरी का फंक्शन है, ये एक 1-1 फंक्शन है। क्यों डिफाइन करना है, ऐसी ज़रूरत है हमें को पड़ेगी, हम कई बार 1-1 फंक्शन को लेकर बात करेंगे, है ना, आपको एक डिस्कशन ये चाहिए होगा। तो मैं इसी डेफिनेशन पर आता हूँ। हर एलिमेंट जो आपका डोमेन में है हैज़ अ डिस्टिंक्ट इमेज इन द को डोमेन, द फंक्शन इज सेड टू बी 1-1। आई होप आपको बात समझ आ रही है। मतलब आपके पास जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं, आप किसी भी एलिमेंट के पास जाओ और उससे पूछो आपकी इमेज कैसी है, तो वो कहेगा मेरी अपनी खुद की एक इमेज है, मैं किसी और की इमेज को ऑक्यूपाई नहीं कर रहा हूँ। 3 ये नहीं बोल रहा कि मैं 1 के पास जा रहा हूँ, 3 कह रहा है मेरी खुद की एक इमेज है 9। मतलब हर एक के पास अपनी एक डिफरेंट, अपनी एक डिस्टिंक्ट इमेज है। सुन रहे हैं आप लोग? इसी परिभाषा को और अलग तरीके से कहा जा सकता है एफ आर टू आर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 3x + 5। अब मैं देखूंगा ध्यान से कि x की मैं अलग अलग वैल्यूज रखते जाऊंगा तो y की अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। तो ये क्लियरली कैसा फंक्शन है, ये एक 1-1 फंक्शन है। और एक सबसे जरूरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि 1-1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। क्या ये बात आपको याद रहेगी? बहुत गौर से सुनिएगा। जितने भी आपके 1-1 फंक्शंस होते हैं, 1-1 मैपिंग को आप इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, याद रखिएगा ये बात। देखो मैं इसको थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि y आपका लिखा हुआ है, y क्या लिखा हुआ है सर? 3x + 5, है ना। अब अगर मैं इस फंक्शन को मैप करके आपके सामने चीजें ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो देखो ये है, मान लिया जाए आपका क्या, y एक्सिस, और ये मान लेते हैं आपका क्या है, x एक्सिस। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? अब क्या, अब अगर मैं चीज़ें आगे बढ़ाऊं, है ना, ध्यान से नोटिस करना, अगर मैं आपसे 3x + 5 का ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करवाऊं तो आप कहेंगे कि सर ये एक स्ट्रेट लाइन है, और अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इस स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी आपको दिखेगी। अब अगर ये एक स्ट्रेट लाइन जो है ये आपका फंक्शन है y इज इक्वल टू व्हाट, 3x + 5 जैसे आप कह लें, या f ऑफ x इज इक्वल टू 3x + 5। आप खुद सोचो इस पूरे ग्राफ में अगर मैं आपसे कोई भी x की एक वैल्यू ढूंढने को कहूँ, जिसकी मतलब मल्टीपल x की ऐसी वैल्यूज ढूंढने को कहूँ जिनके लिए y की सेम वैल्यू मिलती है, ऐसा आपको नहीं होगा, ऐसा आपको नहीं दिखेगा। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस बात को सुनो। मैंने y की कोई वैल्यू चुनी, जैसे मैंने y की ये वैल्यू चुनी, आप देख रहे हैं क्या? अगर मैंने y की ये वैल्यू चुनी है और मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जो कि आपके इस पॉइंट से गुजरती है, तो आप देखेंगे और आप पाएंगे कि ये जो लाइन है जो आपने x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की है, जो कि आपने x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की है, वो इस कर्व को एक ही जगह इंटरसेक्ट करती है। इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि इस पॉइंट के लिए x एक्सिस पर आपकी एक ही वैल्यू मिलेगी, या उल्टा। आई होप आप समझ पा रहे हो। ये जो को डोमेन में एक वैल्यू मौजूद है, अगर मैं उसकी प्री इमेज ढूंढता हूं तो वो मुझे एक ही वैल्यू देता है। मतलब x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू तो होना सही है, पर x की उस वैल्यू के लिए y की जो वैल्यू है वो डिस्टिंक्ट है। मतलब कोई और x ऐसा नहीं है जो इसी वैल्यू को पॉइंट आउट कर रहा है। कोई और x आप रखेंगे तो y की कोई और वैल्यू देगा। जैसे हमने वर्टिकल लाइन टेस्ट के थ्रू जाना है कि सर हम चेक कर सकते हैं कि कोई फंक्शन है या नहीं, मतलब कोई रिलेशन फंक्शन है या नहीं, तो हम इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के थ्रू किसी ग्राफ को ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि वो 1-1 है या मैनी 1। अब 1-1 है या मैनी 1 का क्या मतलब, आप खुद सोच के देखो। जैसे कि अगर मैं आपके पास एक फंक्शन लेकर आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये वाला फंक्शन आप देखिए, है ना। जैसे अगर मैं डोमेन रिस्ट्रिक्ट नहीं करता हूं, जैसे अभी मैंने x² को 1-1 बना दिया। सर x² 1-1 क्यों हो गया? क्योंकि मैंने उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया। लेकिन अगर उसी x² फंक्शन को मैं डोमेन को रिस्ट्रिक्ट ना करूं, है ना, ये आपका कौन सा फंक्शन है? ये आपका फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x², है ना, और डोमेन में रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हूं, मतलब मैं कह रहा हूं कि x सारी रियल वैल्यूज ले रहा है। तो आप कहोगे सर इसमें क्या हो रहा है? ऐसा मैं कहूंगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे कि मैं x एक्सिस के पैरेलल कहीं पर भी कोई लाइन ड्रॉ करता हूं, जैसे कि मान लो मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ की है, ये जो लाइन है सर ये आपकी x एक्सिस की क्या है? पैरेलल है ना। और अगर ये लाइन आपने जो चुनी है ये अगर x एक्सिस के पैरेलल है, अगर ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि y पर ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा होगा। इस वैल्यू के लिए सोच के देखो, जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये वैल्यू है 4। इस वैल्यू के लिए ये कर्व कितनी जगह इंटरसेक्ट हो रहा है? अगर आपने 4 से पास होती हुई, y एक्सिस पर 4 से पास होती हुई x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है, तो इस कर्व को 2 जगह इंटरसेक्ट कर रही है। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा सा मतलब है स्टूडेंट्स, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, इसका साफ सा मतलब यह है कि आपका ये कर्व
ये जो दो जगह बाइसेक्ट या इंटरसेक्ट हो रहा है, बाइसेक्ट तो गलत वर्ड होगा, जो इंटरसेक्ट हो रहा है 4 के लिए ये पॉइंट क्या रहेगा -2 और ये पॉइंट क्या रहेगा +2। इसका क्या मतलब है? मतलब आप x की जगह 2 रखेंगे तो भी 4 आएगा और x की जगह -2 रखेंगे तो भी 4 आएगा। यानी यहाँ से क्या परिभाषा आती है? यहाँ से परिभाषा आती है कि डोमेन में मौजूद हर एलिमेंट की एक डिस्टिंक्ट इमेज नहीं है। डोमेन में मौजूद हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज, मतलब डिफरेंट इमेज नहीं है। यूनिक तो है पर डिफरेंट नहीं है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 2 भी 4 को पॉइंट आउट कर रहा है और -2 भी 4 को पॉइंट आउट कर रहा है। तो उस केस में ये फंक्शन इस डोमेन के लिए, ये फंक्शन इस डोमेन के लिए एक 1-1 फंक्शन नहीं रह जाता है। ये फंक्शन एक इंजेक्टिव फंक्शन नहीं रह जाता है। ये होता अगर मैं इसकी रेंज को रिस्ट्रिक्ट, इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देता, जैसे मैं कहता कि f of x = x², लेकिन मैं x को सिर्फ क्या ले रहा होता, मान लो मैं x को ले रहा होता 0 से इंफिनिटी तक, मैं बस पॉजिटिव मतलब नॉन नेगेटिव नंबर्स के लिए ले रहा होता, तो उस केस में इस फंक्शन का ग्राफ कैसा बनता? इस फंक्शन का ग्राफ सिर्फ ऐसा बनता, सिर्फ ऐसा। ये वाला हिस्सा नहीं बनता क्योंकि x की नेगेटिव वैल्यू उसके लिए डिफाइंड ही नहीं है, ली ही नहीं। तो उस केस में मुझे x की सिंगल वैल्यू के लिए y की एक यूनिक वैल्यू ही मिलती और सारे x के लिए y की डिस्टिंक्ट अलग अलग वैल्यूज मिलती। कोई भी दो x सिंगल y को पॉइंट आउट नहीं कर रहे होते। तो इस तरीके से मैं कहता कि ये 1-1 है। तो ऑफ कोर्स कोई अगर 1-1 नहीं है तो उसे डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके चांसेस हैं कि वो बनाया जा सकता है। पर आई होप आपको 1-1 फंक्शन एक पिक्चर क्लियर हो रहा है कि ग्राफ के थ्रू कैसे ऑब्जर्व किया जाता है। आई रिपीट, वर्टिकल लाइन टेस्ट के थ्रू जहां हम ये देख पाते थे कि कोई रिलेशन फंक्शन है या नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू मैं ये देख पाऊंगा कि कोई फंक्शन 1-1 है या मैनी वन की पिक्चर क्लियर हो रही है क्या? मतलब अगर मैं आपको मैनी वन फंक्शन समझाना चाहूं तो आई होप मैनी वन पर मैं आ रहा हूं, पर पहले ये देख लीजिएगा कि 1-1 की परिभाषा सॉर्टेड है कि इन फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, इंजेक्टिव। और दूसरी तरफ एक और परिभाषा कह रहा है देयर आर एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स इन द डोमेन whose images are the same, then the function is known as many one। उस केस में फंक्शन कैसा बन जाता है, many one। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको एक आइडिया देने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि ये आपका डोमेन सेट है और ये आपका को डोमेन सेट है, गौर से सुनते जाइएगा। खैर हमने एक एग्जाम्पल लिया है पर थोड़े और एग्जाम्पल लेकर और क्लैरिटी से चीजें समझते हैं ना। ये डोमेन है, मतलब ये सारी आपकी कौन सी वैल्यूज हैं, एक्स की वैल्यूज हैं। ये आपका क्या है, को डोमेन, मतलब ये सारी कौन सी वैल्यूज हैं, आपकी सारी y की वैल्यूज या f of x की वैल्यूज हैं। आपने क्या फंक्शन अप्लाई किया, लेट्स से हम कोई सा भी एक फंक्शन अप्लाई कर लेते हैं। मैं मान लेता हूँ mod x, है ना। हमने कौन सा फंक्शन अप्लाई किया है, मैं फंक्शन ले रहा हूँ mod x। तो हमने ये फंक्शन इस तरीके से अप्लाई किया है। क्या आप सुन रहे हैं? अब सुनो, आप खुद सोच के बताओगे कि सर देखो x की अलग अलग वैल्यूज, मैंने पूरा डोमेन सारे रियल नंबर्स लिए हैं ना, मैंने इसके डोमेन में सारे ही रियल नंबर्स लिए हैं। जैसे कि क्या होगा, जैसे कि कहीं -5 होगा, कहीं -4.5 होगा, कहीं पर लेस से 3 होगा, 0 होगा, है ना, 1 होगा, है ना, -3 होगा, क्या होगा भाई, और क्या होगा, जैसे कि 4.5 रहा होगा, कहीं ना कहीं क्या रहा होगा, 5 रहा होगा। तो यकीनन तौर पर और भी रहे होंगे, बस मैं इतने लिख पा रहा हूँ थोड़ा समझाने के लिए, इसलिए इतने लिख रहा हूँ। जैसे कि और क्या क्या रहा होगा, को डोमेन में मैं सारे रियल नंबर्स ही ले रहा हूँ, सारे रियल नंबर्स, यानी यहाँ भी सारे रियल नंबर्स, मतलब क्या ले रहा हूँ, जैसे -5 ले रहा हूँ, 0 ले रहा हूँ, है ना, 4.5 ले रहा हूँ, 3 ले रहा हूँ, -3, मतलब सारे रियल नंबर से बस लिखने के लिए मैं कुछ नंबर्स लिख दे रहा हूँ, अगर आपको कोई परेशानी ना हो। तो इस तरीके से सारे रियल नंबर्स यहाँ भी लिखे हुए हैं। अब जो मैंने मैपिंग करना शुरू की, ध्यान से देखना, अब अगर मैंने मैपिंग करना शुरू की तो मुझे क्या दिखेगा सर, देखो -5 का मॉड कितना होता है सर, -5 का मॉड होता है 5, तो ये दिखा। 5 का मॉड कितना होता है 5, तो ये दिखा। आई होप आपको पिक्चर क्लियर होने लगी है। 3 का मॉड 3 होता है, -3 का मॉड भी 3 होता है। 0 का मॉड अगर मैंने ढूंढा तो 0 का मॉड क्या होता है, 0। आई होप आप समझ पा रहे हैं। 4.5 का मॉड हमने ढूंढा तो 4.5 का मॉड 4.5 और -4.5 का मॉड भी 4.5। और अगर मैंने 1 का मॉड ढूंढा तो वो कितना होता है 1, और अगर यहाँ पर -1 भी होता है तो उसका मॉड भी होता है 1। ये आई होप बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं दिख रहा है, मैं आपको एक सीधा सीधा तौर पर चीजें दिखाने की कोशिश करूं तो आप समझो बात को। अब यहां पर -4.5 या 4.5 दोनों की एक सिंगल इमेज है, कौन, 4.5। आई होप आपको दिख रही है। चाहे 1 हो या -1 दोनों की एक ही सिंगल इमेज दिख रही है, क्या 1। चाहे 5 हो या -5 दोनों की एक ही इमेज दिख रही है, 5। चाहे 3 हो या -3 दोनों की एक ही इमेज दिख रही है, 3। सर कुछ एलिमेंट्स वापस से खाली रह गए, तो मैंने कब कहा खाली रह जाने में कोई बुराई है, को डोमेन में कुछ एलिमेंट्स खाली रह रहे हैं, डोमेन में तो कुछ खाली नहीं रह रहा है ना, हाँ नहीं रह रहा है, तो ये फंक्शन तो है। पर इस बार डोमेन में मल्टीपल एलिमेंट्स एक सिंगल वैल्यू को होल्ड कर रहे हैं इमेज के तौर पर। मतलब अगर मैं यहां पर देखूं, यहां पर अगर मैं देखूं को डोमेन के अंदर, तो आपके पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी प्री इमेजेस एक से ज्यादा है।
कभी भी ऐसा हो रहा हो तो हम उसे कहेंगे मेनी वन, यानी ये इंजेक्टिव नहीं है तो हम इसे कहेंगे नॉन इंजेक्टिव, यानी हम इसे क्या कहेंगे, वन वन नहीं, मेनी वन। क्या परिभाषा समझ आई? तो मेनी वन की अगर मैपिंग आप देखें मोटा मोटा तौर पर, तो मेनी वन की मैपिंग अगर मैं सॉर्टेड सी एक बना के आपको दिखाना चाहूँ तो मेनी वन कुछ इस तरीके से दिखेगा। बस एक एग्जाम्पल आपको देना चाह रहा हूँ, है ना। कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर होंगे और कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर होंगे, है ना। तो मेनी वन की मैपिंग कैसी दिख रही होगी? मैं बस एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मल्टीपल एलिमेंट्स एक सिंगल एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहे होंगे, तो इस तरीके से मेनी वन दिख रहा होगा। आई होप आपको बातें समझ आ रही हैं। जैसे कि अगर मैं आपको इस मॉड एक्स का ग्राफ बनाकर चीज़ें दिखाने की कोशिश करूं तो कैसे दिखेंगी चीज़ें, देखो ज़रा ध्यान से। मॉड एक्स का ग्राफ आई होप आपको याद है, हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या मॉड्यूलस फंक्शन के तौर पर इसका एक डिस्कशन किया है और हमने चीज़ें भली भांति समझी हैं और चीज़ों को अच्छे से जाना है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूँ ये क्या दिख रहा है भाई, ये आपका एक मॉड एक्स का ग्राफ दिख रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं सीधी सीधी सिंपल सी सुलझी हुई सी, तो है ना, आपको सभी को ये बात याद होगी। तो ये कौन सा फंक्शन है आपका? ये फंक्शन है आपका मॉड एक्स यानी मॉड्यूलस फंक्शन, या इसे आप कह लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। अब अगर इसमें आप गौर से देखें तो क्या, अगर मैं किसी भी फंक्शन को वन वन या मेनी वन चेक करना चाहता हूँ तो मेरे पास तरीका बड़ा सुलझा हुआ सा है। आप वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए और जब आप इस लाइन को ड्रॉ करते हैं तो आप पाते हैं कि ये लाइन आपकी जो एक्स एक्सिस से पैरेलल है, जो वाई एक्सिस पर किसी ना किसी पॉइंट से पास हो रही है, जैसे कि ये पॉइंट है लेट्स से 3, तो एक्स एक्सिस पर ये 3 के लिए और एक्स एक्सिस पर ये -3, दोनों के लिए सेम इमेज कैरी करती है क्या, 3। तो आप समझ पाए क्या, मतलब को डोमेन में एक एलिमेंट था 3, इसकी प्री इमेज ढूंढी तो वो -3 और 3 दोनों दे रहा है। तो इस तरीके से मैं कह पा रहा हूँ कि इस एलिमेंट की एक से ज़्यादा प्री इमेजेस हैं, और अगर ऐसा हो तो ये मेनी वन यानी नॉन इंजेक्टिव यानी नॉट वन वन होता है। क्या मेनी वन और वन वन की परिभाषाएं क्लियर हो रही हैं? आई होप चीज़ें अच्छे से समझ आ रही हैं, कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है और क्लैरिटी है। जैसे कि आपको वो ये ग्राफ दे रहा है x³ + x² + x+1, है ना, तो एक ऐसा ही ग्राफ होता है। अब आप देखो हर x की एक वैल्यू के लिए आपको एक यूनिक वैल्यू ही मिल रही है। आप देखो, और उसने वही आपके x एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश की है कि आपको यूनिक वैल्यू मिल रही है। लेकिन अगर मैं ग्राफ देखूं किसका, y = x² + 1 का, तो अगर मैंने देखा तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा क्यों बन रहा है बात करेंगे इस बारे में। पर आप अगर x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती हुई दिखेगी, और अगर ऐसा हो रहा है तो मैं कहूँगा कि ये कैसा फंक्शन है, ये मेनी वन फंक्शन है। ये कैसा है, वन वन फंक्शन है। और वन वन फंक्शन को हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा, वन वन फंक्शन को आप इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, भूलिएगा मत। कोई परेशानी यहां तक? हमने भी एक सिंपल सी मैपिंग देखी, वन वन एंड मेनी वन, वन वन यानी इंजेक्टिव, कोई परेशानी तो नहीं है। अच्छा, कैसे चेक करेंगे सर कि कोई फंक्शन वन वन है या नहीं? तो एक तरीका तो हम देख ही चुके हैं ग्राफ के थ्रू, कि ग्राफ बनाया, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, अगर उसने उस कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया तो वो आपका डेफिनेटली एक मेनी वन होगा, वरना वो वन वन होगा। जैसे हम रिलेशन को चेक करने के लिए कि वो फंक्शन है या नहीं, वर्टिकल लाइन टेस्ट करते थे, वो अगर एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता था, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, तो फिर हम उसे फंक्शन नहीं एज एक रिलेशन कहा करते थे, क्योंकि वो फिर आपका वन टू मैनी बन जाएगा। और वन टू मैनी रिलेशन, आई होप आप समझ पा रहे हो, प्रॉब्लम है कि किसी एक एलिमेंट की मल्टीपल इमेजेस होनी ही नहीं चाहिए, वो यूनिक होनी चाहिए, यही फंक्शन की परिभाषा है। खैर, अगर मैं यहाँ पर पहली अपनी डिस्कशन पर आऊँ तो एक स्टैंडर्ड सी मेथड है एनालिटिकल मेथड। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि सर मैं क्या करूँगा, मैं अपने डोमेन में से दो वैल्यूज उठाऊंगा, x1 और x2, दोनों अलग अलग, है ना, और मैं उसके लिए f(x1) और f(x2) उठाऊंगा। तो डोमेन में मौजूद हर एलिमेंट के लिए f(x1) और f(x2) अगर अलग अलग आ रहा है तो मैं कहूंगा कि आपका जो फंक्शन है वो कैसा है, वो आपका वन वन है। वरना अगर ऐसा हो गया कि डोमेन में से मैंने दो वैल्यूज उठाई अलग अलग और उनको मैंने रख कर देखा, और अगर वो f(x1) और f(x2) सेम आ गए, तो सर देखो ना आप, डोमेन के अलग अलग एलिमेंट्स की सेम इमेज आ रही है, तो फिर हम क्या कहेंगे, ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, ये आपका मेनी वन हो जाएगा। एक तरीका है। थोड़ी बहुत क्लैरिटी हुई क्या? मैं एक एग्जांपल लेकर जरूर इसको क्लियर समझाऊंगा आपको, पर ये दिमाग में क्लियर हो रहा है। फंक्शनैलिटी वही, हम वही चेक कर रहे हैं कि x की हर एक वैल्यू आपको एक डिस्टिंक्ट वैल्यू दे रही है या नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो वन वन, वरना डेफिनेटली मेनी वन। आई होप ये बात समझ आई। इसी के साथ साथ ग्राफिकल मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है ना, कहीं पर भी आप ड्रॉ करिए, और अगर उसने मतलब कोशिश करिएगा इस तरीके से ढूंढने की कि वो एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे। अगर ऐसा कहीं भी नहीं हो पा रहा है तो वन वन, और अगर कहीं पर भी ऐसा हो गया तो वो मेनी वन। वन वन यानी क्या स्टूडेंट्स, इंजेक्टिव। डिफरेंशिएशन वाली मेथड पर ज़रा बात करते हैं। पहली बात तो इसका कारण मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि अभी आपने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है, तो मैं थोड़ा
डिफरेंशिएशन के अगर बेसिक्स भी पढ़ाने जाऊं तो एक लंबी कहानी निकल जाएगी और बहुत आगे जाकर पूरी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो पहली बात तो बस अगर अभी आप इतना जानते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो बेसिक्स मैं मानता हूं आप जानते होंगे, तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि डिफरेंशिएशन से हम पता कर सकते हैं कि कोई फंक्शन मोनोटोनिकली यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मुझे पता चल सकता है कि कोई फंक्शन बढ़े ही जा रहा है या घटे ही जा रहा है। ऐसे कैसे पता कर सकते हो सर? कर सकते हैं, जैसे कि मुझे कोई फंक्शन दे दिया जाए f ऑफ x, है ना, और मैं उसको डिफरेंशिएट करूं, मतलब मैं क्या निकालूं f डैश x, जैसे आप क्या कह लेते हो dy बाई डी एक्स, और मुझे ये पता चल जाए कि f डैश x जो है आपका वो x की सारी वैल्यूज़ के लिए ग्रेटर देन 0 है, वो x की सारी वैल्यूज़ के लिए ग्रेटर देन 0 है, या फिर मुझे ये पता चल जाए कि f डैश x आपका x की सारी वैल्यूज़ के लिए लेस देन 0, जो भी उसका डोमेन है उसके लिए, है ना, वो जो भी उसका डोमेन है उसके लिए। तो मैं कहूंगा कि अगर आपका dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आता है तो फंक्शन आपका हमेशा इंक्रीजिंग है, आपका dy बाई डी एक्स अगर हमेशा नेगेटिव आता है तो आपका फंक्शन ऑलवेज डिक्रीजिंग है। इस बात का क्या मतलब है, आप किस आधार पर कह रहे हो, किस कारण पर कह रहे हो? मेरा यकीन करिए, मैं जिस दिन आपको डिफरेंशिएशन पढ़ा दूंगा, थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, वहाँ मोनोटोनोसिटी हम पढ़ेंगे और वहाँ पर हम मैक्सिमम मिनिमाइज सारी कहानियाँ पढ़ेंगे, तब हम एक अच्छा डिस्कशन करेंगे इस पर कि ऐसा क्यों हो रहा है। पर मैं आपसे भी बस इतनी सी गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरी बात आप मान लीजिए और ऐसा मान के रख लीजिए अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए, जब तक हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स तक नहीं आते हैं, कि ऐसा होता है। मैं कारण के साथ आपको प्रूव करूंगा कि ऐसा क्यों होता है, पर अभी फिलहाल मान लीजिए। तो मैं आपसे क्या मानने को कह रहा हूँ कि अगर मुझे कोई फंक्शन दिया जाएगा, है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूंगा। मुझे जो भी एक फंक्शन दिया जाएगा मैं उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूंगा और उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके देखूंगा कि वो उसके डोमेन में, जो भी उसका डोमेन होगा, मुझे नहीं पता, जो भी वो देगा उसके डोमेन में वो कैसा है, वो या तो ग्रेटर देन 0 होगा या फिर वो लेस देन 0 होगा। आई होप आप समझ पा रहे हो। लेकिन अगर वो फ्लक्चुएटिंग मतलब कभी ग्रेटर देन 0 है, कभी लेस देन 0 है, मतलब ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, वो उठा, लेस देन 0 मतलब गिरा, फिर ग्रेटर देन 0 मतलब उठा, है ना। अभी फिलहाल मैं कंटिन्यूटी और ये सारी बातों में नहीं जा रहा हूँ, मैं बस एक छोटा सा एक वेग सा आइडिया दे रहा हूँ, बहुत स्पष्ट बातें मैं नहीं कर रहा हूँ अभी, है ना। तो सोच के देखो सर, थोड़ी देर के लिए उठा तो इस दौरान ये क्या रहेगा, इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव, यहाँ गिर रहा है मतलब ये फंक्शन कैसा रहेगा, नेगेटिव, यहाँ पे फिर उठ रहा है तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा रहेगा, पॉजिटिव। ये उठना गिरना ये सब क्या होता है, ये सारी बातें हम करेंगे। पर अगर सोच के देखो कोई फंक्शन उठा कंटिन्यूअस है, वो फिर गिरा फिर वो उठा, तो उस तरीके से वो एक ऐसा बिहेवियर दिखाएगा कि सर आप खुद समझ के देखो, अगर आपने एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, तो ये बात तय है कि जैसे ही वो उठा और गिरा उसने अपने 1-1 होने का स्कोप खो दिया होगा, क्योंकि उस केस में वो उठा और गिरा। आपको प्रॉब्लम समझ आई क्या? जैसे ही वो उठा गिरा या गिर के उठा तो उस केस में वो उस पॉइंट से दोबारा गुजरेगा, यानी कि x की मल्टीपल वैल्यूज के लिए वो आपको y की सिंगल वैल्यू दे रहा होगा। आई अंडरस्टैंड, मैं बहुत साफ तौर पर ये बात अभी नहीं समझा पा रहा हूँ, बहुत सारी कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो चुकी होगी। ये इसलिए हुई होगी क्योंकि आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स अभी शायद ये टॉपिक नहीं पढ़ाया। तो पहली बात तो घबराना मत, बस इतना सा मान के चलो, प्लीज इतनी सी बात सुन के चलो, अभी बस इसे एज अ फैक्ट समझ लो, मतलब इसे बस मान लो कि ऐसा होता है। क्यों होता है, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन इट इन डिटेल, बहुत साफ स्पष्ट आपको दिखेगा कैसा क्या होता है। तब आप हंसकर कहेंगे कि सर इतनी सी बात थी, बिल्कुल बहुत छोटी सी तुच्छ सी बात है, बहुत ही ट्रिवियल सी बात है। लेकिन अभी फिलहाल इसे याद रख लो कि किसी भी फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें और अगर वो या तो ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 मिल जाए तो भी हम उसे 1-1 ही कहते हैं। क्यों कहते हैं इसका कारण अभी थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, तभी प्लीज भूल जाइए। आई होप आप ये बात याद रखेंगे। इतना सा बस याद रखना है कि आप क्या करिए, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए, उसका डेरिवेशन मतलब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, या तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा या लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। अगर वो दोनों में से कोई एक है, या तो वो हमेशा पॉजिटिव है या फिर वो हमेशा नेगेटिव है, या रादर और अच्छी भाषा में या तो वो हमेशा नॉन नेगेटिव है या फिर हमेशा नॉन पॉजिटिव है, उसके डोमेन के लिए, है ना, उसके डोमेन के मौजूद हर x की वैल्यू के लिए, डोमेन के लिए, है ना, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन 1-1 है। क्यों है ये, क्यों है बात करेंगे इस बारे में, पर अभी फिलहाल बस मान लीजिए, है ना। इसी तरीके से क्या, अगर कोई फंक्शन, अच्छा ये कंटिन्यूटी वाला पॉइंट भी वो लाए हैं, ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, मतलब अभी फिलहाल ना मुझे एक एक टर्म समझानी पड़ जाएगी और बहुत लंबा डिस्कशन चला जाएगा कि फंक्शन की कंटिन्यूटी ब्रेक होने का क्या मतलब है। एक अगला ही जो चैप्टर आएगा लिमिट्स कंटिन्यूटी, वहां हम बात करेंगे, चिंता मत करिए। और इस बात का एक हल्का सा टीजर कहूंगा मैं, टीजर भी बहुत बड़ा वर्ड हो जाएगा, एक हल्की सी ग्लिम्प आपको दी है यहाँ पर, है ना। तो बस थोड़ा सा इसे देख लो, समझ आए तो अच्छी बात है, वरना छोड़ दो। पर अभी फिलहाल एज अ फैक्ट ये बात याद रखो, ये बात हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे कि डेरिवेटिव से भी आप 1-1 और मेनी 1 पता कर सकते हैं।
याद रखना है बात, है ना। कैसे सोचेंगे, पर फिलहाल अगर मैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करूं, गौर से सुनना, है ना। जैसे कि क्या, एफ ऑफ एक्स आपका x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन है ना। अब उसने कंटिन्यूटी वाला पॉइंट ले ही आया है, तो मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, सुनना ध्यान से। वो कंटिन्यूटी वाला पॉइंट ले आ रहा है और वो कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स जो है आपका 1 1 है। कंसिडर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x व्हिच इज नॉट कंटिन्यूअस। वी नो दैट दिस फंक्शन इज मेनी वन एंड इट इज एक्चुअल डोमेन इज दिस। सुनना ध्यान से, गौर से सुनना। मैं आपको कंटिन्यूटी वाला पार्ट अब हल्का सा समझा रहा हूं ताकि ये पॉइंट मैं आपको समझा पाऊं, और गौर से सुनना। कंटिन्यूटी का मतलब है, अभी फिलहाल आप बस ऐसे समझिए कि किसी फंक्शन का ग्राफ हम प्लॉट करें तो आपका ग्राफ ब्रेक नहीं होना चाहिए उसके डोमेन में, वो कंटिन्यूस चलना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे किसके ग्राफ की, जैसे अगर मैं बात करूं आपसे साइन एक्स के ग्राफ की, तो साइन एक्स का ग्राफ चलता चला जाता है, वो रुकता नहीं है, वो कहीं टूटता नहीं, वो ब्रेक नहीं होता है। मतलब उसके ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए मुझे पेन को लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं बस ड्रॉ कर सकता हूँ बिना पेन को लिफ्ट अप की। जैसे कि मैं बात करूँ आपसे किसकी, जैसे कि मैं बात करूँ एक स्ट्रेट लाइन के ग्राफ की, तो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कंटिन्यूस है, आप समझ रहे हैं क्या। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं भाई फिलहाल किसी और ग्राफ की, जैसे कि क्या, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं ग्राफ कौन सा ले लेते हैं, लेट्स से हम ले लेते हैं टेन थीटा का ग्राफ, है ना। तो टेन थीटा का ग्राफ कैसा बनता है, टेन थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, 10x का जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। और 10x के ग्राफ में आपको डिसकंटिन्यूटी दिखेगी कि हर बार ये ग्राफ गया, अब ये इन्फिनिटी तक गया, फिर वो पेन उठा के आप यहाँ है, फिर यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किया, फिर पेन उठा के आप यहाँ है, फिर यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किया, तो ये ब्रेक होता है, ये ग्राफ ब्रेक होता है, ये ग्राफ टूटता है। और अगर ये ग्राफ टूटता है, ये ग्राफ अगर ब्रेक होता है, तो हम इसे कंटिन्यूस नहीं कहते, इसे हम डिसकंटिन्यूस कहते हैं। तो वो थोड़ी सी कंटिन्यूटी की परिभाषा आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। सुनना ध्यान से, काम की बात है कि आपको ये फंक्शन देखकर ऐसा लग सकता है कि ये फंक्शन 1 1 है, जो डिफरेंशिएशन वाला टेस्ट है वो शायद इस फंक्शन को 1 1 ले आए आपके लिए, पर ये एक सही टेस्ट नहीं होगा अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो आप समझना, ध्यान से देखना, मैं आपको समझाने की एक हल्की सी कोशिश कर रहा हूं, और मुझे पता है मैं ये बात आपको अभी नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि आप अभी उस मेंटल स्टेट पर नहीं है कि ये बात आप बहुत स्पष्ट तौर पर समझ पाएं, पर फिर भी कोशिश करिएगा, क्योंकि ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आएगी जब आप कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ चुके हों। पर फिर भी हम कोशिश करते हैं, सुनना ध्यान से। -π/2 से π/2 के बीच ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है, और अगर मैं इस फंक्शन को देखूं तो देखो सर ये फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, देखो ना ये फंक्शन उठ रहा है। इंक्रीजिंग समझते हो ना आप, इंक्रीजिंग होने का मतलब है कि जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मुझे y की वैल्यूज बढ़ती हुई मिलेंगी। आप सुन रहे हैं क्या जो मैं कह रहा हूँ। तो अगर x की वैल्यू बढ़ाने से y की वैल्यू भी बढ़ रही है तो हम कहने को कह सकते हैं ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। और कोई समझदार शख्स ये कह सकता है कि सर देखो उस केस में ये फंक्शन आपका क्या बन गया, उस केस में ये फंक्शन आपका 1 1 बन गया। लेकिन गड़बड़ यही है, मैं कहता -π/2 से π/2 के बीच ये 1 1 है, पर आपने अगर इसकी डोमेन में इसे देखा, जो कि डोमेन क्या है, -∞ से ∞, तो आप ड्रॉ करके देखो ना सर, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन वो इसको एक से ज्यादा पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो कैसे हो गया सर ये 1 1, ये तो एक मैनी 1 हुआ। तो प्रॉब्लम यही है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस ना हो तो डिफरेंशिएशन वाली टेक्निक आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देती है। बस अभी मैं इतना सा कहना चाह रहा हूँ, क्यों नहीं देती है, क्या गड़बड़ है, कंटिन्यूटी क्या होती है, इस बारे में बात बाद में करेंगे। अभी बहुत डिटेल्ड डिस्कशन हम नहीं करें, अभी बस सुपरफिशियली मैं पॉइंट आपको समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि बात यहाँ निकली है, हम इसे दूर तक नहीं लेकर जा रहे, अभी बस इसे यहीं रोक रहे हैं। क्योंकि अगर इसे पढ़ना शुरू किया तो पूरी कहानी फिर वहाँ तक जाएगी। कंटिन्यूटी हमें पढ़ना होगा, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ना होगा, डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन, 4 चैप्टर्स का एक कंक्लूजन है जो अभी एक लाइन में कहा जा रहा है। तो अभी फिलहाल इसे स्किप करिए। खैर अगर आपने टॉपिक्स पढ़ रखे हैं कहीं और, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पर हम इसका डिस्कशन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में डिटेल मैनर में करेंगे। अच्छा, मैं वापस आता हूँ, है ना। तो ये वाला पार्ट अभी मैं स्किप कर रहा हूँ, मैं आपको इसकी इंट्रिकेसीज, इसके न्यूएंसेस, इसकी बारीकी में नहीं लेकर जा रहा हूँ। अभी महज आप इतना याद रखिए, बस इस फैक्ट को ऐसे समझ के रखिए कि अगर आपके पास कोई कंटिन्यूस फंक्शन है, पहली बात तो क्या कि कोई कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस मतलब क्या, उसका ग्राफ कंटिन्यूस चल रहा है ना, तो उसको डिफरेंशिएट करके आप उसका 1 1 या मैनी 1 चेक कर सकते हैं, बशर्ते वो कैसा हो, कंटिन्यूस, बशर्ते वो कैसा हो, कंटिन्यूस, है ना। दिस मेथड मस्ट बी यूज्ड फॉर, कैसे, कॉशियसली हमें यूज करनी पड़ेगी कि जो फंक्शंस कंटिन्यूस नहीं है वहाँ थोड़ा हमें केयरफुली देखना पड़ेगा। बात करेंगे हम एक्चुअली तीनों आइडिया मिक्स कर लेंगे, मतलब हम एनालिटिकल मेथड, डिफरेंशिएशन और आपकी ग्राफिकल मेथड तीनों मिक्स करके देखें। कहीं कोई क्वेश्चन ऐसा फंस रहा होगा कि मुझे नहीं समझ आ रहा होगा, तो मैं तीनों आइडिया अप्लाई कर लूँगा, मैं डिफरेंशिएशन भी कर लूँगा, ग्राफ का भी थोड़ा बहुत आइडिया ले लूँगा और एनालिटिकल मेथड भी अप्लाई कर लूँगा। क्या यहाँ तक हर एक बात समझ आई जो भी हमने देखी? मैं एक और तरीके से आपको चीज़ें समझाता हूँ, थोड़ी बहुत क्लैरिटी देने की कोशिश करता हूँ ताकि और अच्छे से आप चीज़ें देखें। देखो, जैसे कि मान लो अगर आपके पास एक फंक्शन है ना,
बस एक हल्का सा आइडिया लेना। पहले तो मैं इस assumption पे बात कर रहा हूँ कि जो भी फंक्शन हम ले रहे हैं वो कंटिन्यूस है ना, डिसकंटिन्यूस फंक्शन की बात नहीं कर रहे, क्योंकि अभी अननेसेसरीली आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। अब मान लो कोई जो फंक्शन हमने लिया है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब जैसे एक फंक्शन है। अब सर आप इसे इंक्रीजिंग फंक्शन क्यों कह रहे हो? मैं इसे इंक्रीजिंग फंक्शन इसलिए कह रहा हूँ, देखो ध्यान से, जैसे बनाया है ना, इसे और अच्छे से मैं बना देता हूँ। जैसे कि ये एक फंक्शन है ना, आप इसे इंक्रीजिंग इसलिए कह रहे हो क्योंकि समझना बात को ध्यान से, इसमें अगर मैं x की वैल्यू बढ़ाऊं, जैसे एक वैल्यू मैंने ये ली और एक वैल्यू मैंने ये ली है ना, ये एक वैल्यू लेट्स कॉल इट x1 और लेट्स कॉल इट x2। आप देखो x1 की इस वैल्यू पर इस फंक्शन की वैल्यू अगर मैंने ढूंढनी चाहिए तो ये रही, जैसे मैं कह लेता हूं क्या, f ऑफ x1 है ना। x2 की इस वैल्यू पर मैंने फंक्शन की वैल्यू ढूंढनी चाहिए तो जो कि क्या रही, ये लेट्स कॉल इट f ऑफ x2। अब आप खुद सोचो सर, अगर आप x एक्सेस पर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रहे हो है ना, तो क्लियर सी बात है सर, आपका x1 x2 से छोटा होगा, तय बात है। तो x1 तो x2 से छोटा होगा, बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं f ऑफ x1 और f ऑफ x2 को रिलेट करूं तो देखो y एक्सिस पर अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो तो f ऑफ x1 छोटा होगा किससे, f ऑफ x2 से। और ये मुझे हर जगह दिखाई दे रहा है क्योंकि ये साफ बात है, ये कैसा फंक्शन है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये बढ़ रहा है। ये x की जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है, ये x की देखो ना, आप जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हो वैसे वैसे y की वैल्यू भी बढ़ रही है, अगर आप देखो तो ये कैसा फंक्शन है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर कोई भी फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो, अगर कोई भी फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो तो आपका f डैश x कैसा आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो कब आएगा बात करेंगे, पर ये ऐसा आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी सारी कहानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, बस सुनते जाइएगा। ये सारी कहानी इस कंडीशन के अंदर अभी हम पढ़ रहे हैं कि फंक्शंस आपके कंटिन्यूअस है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहे है ना। जैसे कि मैं एक और चीज आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है, कोई फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। जैसे आपका x एक्सिस रहा और ये मान लो आपका क्या रहा, y एक्सिस है ना। अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है का क्या मतलब है, कोई फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो इसका ये मतलब है भाई कि आपका लेट्स से फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा है ना, फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा मैं बना ले रहा हूँ। अब इस फंक्शन के ग्राफ में आप चीज़ें नोटिस करो, फिर से मैं 2 पॉइंट ले लेता हूँ, लेट्स कॉल इट x1 एंड लेट्स कॉल इट x2। अब आप खुद देखो, x1 पर अगर मैं इस फंक्शन की आपसे वैल्यू पूछूँ तो आप कहोगे ये रही सर, है ना। वो कितनी है सर, वो है लेट्स से f ऑफ x1 है ना। सिमिलरली मैं x2 पर आपसे इस फंक्शन की वैल्यू पूछूँ तो आप क्या कहोगे, वो ये रही सर, है ना। वो कितनी है, f ऑफ x2। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप लेफ्ट से राइट गए तो x1 में से और x2 में से कौन बड़ा, सर x2 बड़ा होगा x1 से, बहुत बढ़िया। और अगर आप बॉटम से अप गए, अब बॉटम से अप गए तो f ऑफ x2 और f ऑफ x1 में कौन बड़ा, सर वो f ऑफ x1 आपका बड़ा होगा किससे, f ऑफ x2 से। आप समझ पा रहे हो क्या, ऐसा क्यों हो रहा है कि सर x2 x1 से बड़ा था लेकिन f ऑफ x2 f ऑफ x1 से छोटा है। ऐसा महज साफ तौर पर इसलिए हो रहा है कि अगर आप गौर से देखें तो ये कैसा फंक्शन है, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग। क्योंकि आप देखो ना, जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हो वैसे वैसे y की वैल्यू आप ध्यान से देखो घट रही है, वैसे वैसे y की वैल्यू आप देखो घट रही है, कम हो रही है। तो ये कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर किसी भी डिक्रीजिंग फंक्शन को, अगर ये फंक्शन f ऑफ x है तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमेशा आपको एक लेस देन इक्वल टू जीरो वैल्यू देगा। कब, कंटिन्यूअस फंक्शन के अंदर। ये सारी बातें हम एओडी में प्रूफ के साथ देखेंगे, पर अभी इन फैक्ट्स को समझना। अब मान लो अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन होता, सुनिएगा ध्यान से, अगर कोई एक ऐसा फंक्शन होता जो कभी बढ़ता कभी घटता, मतलब क्या, मतलब अगर एक फंक्शन हमेशा ही x के लिए ग्रेटर देन जीरो है या फिर लेस देन जीरो है, f डैश एक्स उसका, जैसे कि ये और ये, तो अब देखो ये कैसे फंक्शन है, आपके हमेशा 1 1 है। क्योंकि देखो आप x की एक वैल्यू के लिए आपको y की एक ही वैल्यू मिल रही है, ये अपने बिहेवियर चेंज नहीं कर रहे, मतलब कभी भी ऐसे नहीं कह रहे कि x की किसी मल्टीपल वैल्यूज के लिए मुझे y की सेम वैल्यू मिल रही होगी। लेकिन अगर मान लो मेरे पास एक सिनेरियो कुछ ऐसा आता है जैसे कि ये वाला केस है ना, जैसे इस केस में मैं ग्राफ बनाता हूँ, एक ग्राफ में ऐसा बनाता हूँ, ये ग्राफ है ना, और इसमें आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स मैं आपके लिए प्लॉट कर देता हूँ। जैसे कि मान लो आपका ये पॉइंट है लेट्स से x1 है ना, फिर मान लेते हैं ये पॉइंट है आपका क्या, x2, फिर मान लेते हैं ये पॉइंट है आपका x3, और मान लेते हैं ये पॉइंट है आपका x4, और भी आगे गया हो गया ग्राफ, पर मैं तो बस इतना बना रहा हूँ। अब गौर से सुनना, अगर मैं आपसे बोलूँ कि x1 से x2 तक देखो तो आप कहोगे कि सर x1 से अगर आपने x2 तक देखा तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन था, आप x2 से x3 तक देखो तो एक ऐसा फंक्शन था, डिक्रीजिंग फंक्शन, और आप x3 से x4 तक देखो तो एक ऐसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। इसका ये मतलब है, ध्यान से सुनना, पहली बात तो अंडर द सर्कमस्टांसेस की फंक्शंस आपके कंटिन्यूअस हैं, है ना। अगर मैं इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखता हूं, अगर मैं इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखता हूं कहां से कहां तक, जब जब आपका x क्या है, x1 से x2, तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो मुझे कैसा मिलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। किन सारी वैल्यूज के लिए, उन सारी वैल्यूज के लिए जो x की कौन सी वैल्यूज हैं, जो आपकी
x1 से x2 के बीच की वैल्यूज हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसे अगर मैं इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखता हूं, मैं इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखता हूं कहां से कहां तक, x की उन सारी वैल्यूज के लिए जो कि x2 से x3 के बीच में है, जो कि कहां से कहां तक है, जो कि आपकी x2 से x3 के बीच में है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो उस केस में आपका डिफरेंशिएशन कैसा मिलेगा सर? एफ डैश एक्स। देखो ना, x2 से x3 तक ये फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग, तो ये लेस देन इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर मैं x3 से x4 के लिए देखूं, मतलब मैं x की कौन सी वैल्यूज ले लूं, x3 से x4 में कोई भी ब्रैकेट अभी लगा ले रहा हूं, क्लोज्ड ओपन, इसको लेकर ज्यादा चिंता मत करना। तो आपका एफ डैश एक्स कैसा दिखेगा सर? देखो x3 से x4 तक की इंक्रीजिंग है, तो एफ डैश एक्स कैसा दिखेगा? ये दिखेगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस था, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस था तो कभी इंक्रीजिंग था, कभी डिक्रीजिंग, कभी इंक्रीजिंग, मतलब कभी एफ डैश एक्स पॉजिटिव आया, कभी नेगेटिव आया, कभी पॉजिटिव। तो आप खुद देखो, ये फंक्शन कभी उठा, फिर उठ के नेगेटिव होने के लिए गिरा, फिर पॉजिटिव होने के लिए फिर उठा। तो उस चक्कर में इसने क्या किया? इसने गड़बड़ कर ली। गड़बड़ क्या कर ली? अब कहीं पर भी एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो। ऐसा बहुत जगह हो रहा होगा, बस मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। जैसे हमने ये एक लाइन पैरेलल एक्स एक्सिस के ड्रॉ की। अब आप खुद देखो, एक वैल्यू ये रही होगी एक्स की, सुनिएगा ध्यान से, एक वैल्यू ये रही होगी एक्स की, और एक वैल्यू ये रही होगी एक्स की। आप सुन रहे हैं क्या? गौर से सुनना मैं जो कहना चाह रहा हूँ, है ना। जैसे कि मैं इन वैल्यूज को कुछ कह लेता हूँ, जैसे इसे मैं कहता हूँ x3 x4 तक तो यूज कर चुके हैं, लेट्स कॉल इट x5, लेट्स कॉल इट x6 एंड लेट्स कॉल इट x7। आप चाहे f ऑफ x7 निकालिए, आप चाहे f ऑफ x6 निकालिए, आप चाहे तो f ऑफ x5 निकालिए। आप देखो ध्यान से, आपके f ऑफ x5 हो, या फिर f ऑफ x6 हो, या फिर आपका f ऑफ x7 हो, ये सारी ही की सारी वैल्यूज आपकी सेम कोई y की फिक्स्ड वैल्यू दे रही हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? यानी x की मल्टीपल वैल्यूज के लिए फंक्शन सेम आ रहा है। तो ये कैसा फंक्शन हुआ? ये एक मैनी वन फंक्शन हुआ। तो हम कैसे डिफरेंशिएशन से चीजें पता कर सकते हैं? आप मेरी बात समझ पा रहे हो? बहुत अच्छा कारण अभी प्रस्तुत नहीं किया गया है, क्यों ये पॉजिटिव होने पर फंक्शन उठता है, क्यों नेगेटिव होने पर गिरता है। ये एक डिस्कशन हम डिफरेंशिएशन के लिए रिजर्व रखते हैं। पर आई होप थोड़ी बहुत क्लैरिटी तो मिली है, थोड़ा बहुत चीजें समझ आई है। बस अभी फिलहाल मैं यही कहना चाह रहा हूँ। पहली बात, कंटिन्यूस होना चाहिए फंक्शन। डिसकंटिन्यूटी में चीजें हम ध्यान से देखेंगे। यही सारी बातें यहाँ पर लिखकर कहने की कोशिश गई हैं। खैर, मैं पूरी बातें डिटेल मैनर में अभी नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़े एग्जाम्पल से हम समझते हैं चीजें। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, वो कह रहा है आप इस फंक्शन का नेचर चेक करिए। नेचर का मतलब वो आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आप बताओ कि ये फंक्शन मेनी वन है या वन वन है। तो मेरे ख्याल से हाँ सर पता तो कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन में एक छोटा सा करेक्शन कर ले रहा हूँ, है ना। मैं इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में ब्रेक करता हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन तो आपका ये है, और इसमें मैं एक और क्वेश्चन बना देता हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, है ना, फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ एक्स विच आर नेचुरल नंबर्स। बात करेंगे ऐसा क्यों किया, है ना। तो पहले तो मैं आपका ये वाला पार्ट ट्राई करता हूँ, है ना। इसे आप मान लो फर्स्ट क्वेश्चन और इसे आप मान लो सेकंड क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर ट्राई किया तो फर्स्ट क्वेश्चन तो जाहिर है सर, मतलब इसमें तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप जो ट्राई करना चाहे कर लो, है ना। मैं अगर सिंपल सी पहले मेथड ट्राई कर लेता हूँ। आपका फंक्शन क्या है ये बताओ सर? आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और एक्स सारी रियल वैल्यूज लेता है। मेरा कहना है आपको जो ठीक लगे करो। जैसे कि अगर मैं ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश करूं, मैं आपको तीनों मेथड का आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो चीज़ें कैसे निकाली जाती हैं और कैसे घूमती हैं और कैसे आपको उनको सोचना होता है। जैसे कि ये आपके साइन एक्स का हम ग्राफ बना लेते हैं, गौर से सुनिएगा। साइन एक्स का ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा भाई? ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, है ना। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता चला जाएगा। अब आप खुद सोच के देखो कि आप ग्राफ देखकर आइडिया नहीं लगा पा रहे हो कि हाँ सर ये तो आपका मेनी वन फंक्शन है, क्योंकि आप देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करो, कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल साफ तौर पर ये दिखेगा कि आपको एक्स की मल्टीपल वैल्यूज के लिए y की सेम वैल्यू मिलेगी, और ये मिलती चली जाएगी, क्योंकि साइन x एक पीरियोडिक फंक्शन है, अपने आप को रिपीट करता है, ऑकरेंस में गुजरता है ना। जैसे थोड़ी और क्लैरिटी में देने की कोशिश करता हूं। अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछता, बताओ मैं x1 और x2 दो अलग अलग वैल्यूज लेता और उसके लिए मैं साइन x1 और साइन x2 निकालता, तो मैं कहता कि हाँ सर ये इक्वल आ सकते हैं, ये बेशक इक्वल आ सकते हैं। क्योंकि जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैंने लिया कितना साइन 30 डिग्री, अगर मैंने लिया साइन 30 डिग्री, तो आपका साइन 50 भी उतना ही होगा जितना साइन 30 होता है। आप समझ रहे हो क्या मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि 30 डिग्री और 50 बोला मैंने, शायद 150 डिग्री सेम नहीं होते हैं। हाँ सर नहीं होते, लेकिन अगर आप निकालें साइन 30, आप सुनिएगा ध्यान से, आप निकालें साइन 30 या फिर आप निकालें साइन 150, वो दोनों ही आपके 1/2 आएंगे। आप कोशिश करेगा। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं जानता हूँ ये बात। आप क्यों जानते हो सर? क्योंकि मैंने ट्रिको थोड़ा सा पढ़ रखा है, आप भी पढ़ लेंगे तो आप भी ये कह देंगे क्या है, तो बहुत सिंपल सी बात है। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा।
रिलेशंस एंड फंक्शंस में भी हम ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में एक अच्छा डिस्कशन करेंगे, सारे ग्राफ्स देखेंगे, वैल्यूज देखेंगे, जनरल वैल्यूज देखेंगे और एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे जो आपके पूरे सिलेबस में हर जगह, चाहे वो कोऑर्डिनेट हो, कैलकुलस हो, वेक्टर्स इन 3D हो, अलजेब्रा हो, काम आएगा। खैर ट्रिग्नोमेट्री एज अ पूरा कंप्लीट चंक भी हम अलग से पढ़ेंगे, जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, रेशियोज, आइडेंटिटीज, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये सारे टॉपिक्स डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ये कोई बहुत चिंता का विषय हमारा नहीं है। पर पहले तो क्या ये बात आपको समझ आई है कि ये एक मेनी वन फंक्शन इस तरीके से प्रूव किया जाता है, यानी एक नॉन इंजेक्टिव फंक्शन है। हमारा डिफरेंशिएशन वाला तरीका क्या कहता है? डिफरेंशिएशन वाला तरीका कहता है कि सर आप f(x) निकालो, तो f(x) कितना आता है? sin x। सर आप मुझे f'(x) बताओ, f'(x) मतलब क्या बताओ? dy/dx बताओ, यानी आप मुझे क्या बताओ? मुझे आप ddx ऑफ sin x बताओ, मतलब आप मुझे sin x का डिफरेंशिएशन करके बता दो। तो मैं sin x का डिफरेंशिएशन क्या कहूँगा? ये कौन सी भाषा लिख दी है मैंने? sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? वो होता है cos x। अब आप मुझे एक बात बताओ, बस एक बात बताओ, cos x जो होता है, cos x जो आपका होता है वो x की सारी रियल वैल्यूज के लिए कैसा होता है? ये आपका क्या निकल कर आ रहा है? ये आपका f'(x) आ रहा है। क्या ये हमेशा पॉजिटिव है? क्या हमेशा नेगेटिव है? मेरे ख्याल से तो ये कहना गलत होगा सर। कभी कभी ये पॉजिटिव भी होता है और कभी कभी ये नेगेटिव भी होता है, और ये डिपेंड करता है। मैं भी उन वैल्यूज की तरफ नहीं जा रहा हूँ, पर cos x जो है वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों होता है। ये कभी आप देखो ना cos x का ग्राफ, वो कभी पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव। तो मैं कैसे कह दूं कि x की सारी रियल वैल्यूज के लिए या तो सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव होता है? तो ये कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, और हम जानते हैं sin x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो तीनों तरीके, ग्राफिकल मैथड, एनालिटिकल मेथड और डिफरेंशिएशन वाली मेथड, तीनों से मैं कह पा रहा हूं कि ये फंक्शन कैसा होगा? मेनी वन, यानी नॉन इंजेक्टिव, यानी 1-1 नहीं होगा। लेकिन सर इस क्वेश्चन के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? जब आपकी बात निकल कर आती है f(x) = sin x, तो कैसे सोचेंगे सर? एक छोटी सी बात मैं आपसे पहले कर लेना चाह रहा हूँ, सुनिएगा, ऐसे घबराना मत, चिंता मत करना, सोच के देखो। मैं आपको ये बात sin x के ग्राफ के थ्रू ही दिखाने या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ग्राफ अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जब पढ़ेंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे, तो चिंता मत करना, पर अभी फिर भी थोड़ा चीज़ों को समझने की कोशिश करना है ना। ज़्यादा लोड मत लेना, घबराना मत। ये ग्राफ्स को लेकर क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं, क्या हो रहा है, हम हर बात पढ़ेंगे जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे, है ना। लेकिन अभी फिलहाल मैं एक हल्का सा आइडिया आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ ग्राफ्स को लेकर। गौर से सुनते चले जाइए। बहुत खूबसूरत से तो ये ग्राफ्स नहीं बने, बट फिर भी काफ़ी हद तक मैं चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लो ये sin x का ग्राफ है, तो ये 0 होगा, ये आपका π/2 होगा, ये आपका पाई होगा, है ना। ये 3π/2 होगा, फिर आपका ये क्या होगा? 2π, है ना। इस तरीके से चीज़ें चलती चली जाएंगी। इसी तरीके से यहाँ पर ये क्या हो जाएगा सर? ये होगा -π/2, और ये क्या हो जाएगा आपका -π, ये -3π/2, ये -2π, ऐसे चलता चला जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि कभी भी कोई कोई मुझसे कहे कि साइन में कोई एंगल है, कोई थीटा है, उसके लिए और ऐसे कौन कौन से एंगल्स होंगे कि उनका साइन रेशो लेकर सेम वैल्यू मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, ये है ना। ये क्यों पढ़ा रहे हो सर? क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में ये बात की हेल्प लगेगी, इससे मैं और अच्छे से आपको ये चीज़ें प्रूव कर पाऊंगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जैसे देखो, मान लो मैंने ये एक एंगल लिया थीटा, यहाँ पर ये जो एंगल है ये एक एंगल है थीटा, है ना। तो इस पर मुझे वैल्यू मिल रही है, और मुझे ये वैल्यू इस एंगल पर भी मिल रही है, इस वैल्यू पर भी मिल रही है। अभी मैं मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं थोड़ा सा इंट्यूशन बेस से, ग्राफिकल विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन से प्रूव कर रहा हूँ। मैथमेटिकली जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे ना, तब मैं ये बात प्रूव कर दूंगा, चिंता मत करना। पर पहले देखो, कहना है इसे जितनी डिस्टेंस ये है सिमेट्री से उतनी ही डिस्टेंस ये है, तो ये वैल्यू कितनी होगी सर? ये वैल्यू होगी आपकी π-θ, यानी साइन की जो थीटा पर वैल्यू होती है वही साइन की π-θ पर भी होती है। फिर क्या, अगर आप थोड़ा यहाँ पर देखें तो सिमेट्री के लॉजिक से ये डिस्टेंस भी थीटा है, तो ये पॉइंट क्या होगा? ये पॉइंट होगा 2π + θ। ये पॉइंट क्या होगा आपका? 2π + θ। आप सुन रहे हैं क्या? और आगे सुनिएगा, ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस ये भी थीटा होगी, और ये पॉइंट क्या होगा? ये पॉइंट होगा आपका 3π। तो ये पॉइंट को आप क्या कहेंगे? इस पॉइंट को आप कहेंगे 3π - θ। आप सुन रहे हैं क्या? अब गौर से सुनो, हम क्या करते जा रहे हैं, हम पाई के मल्टीपल में, मतलब पाई के मल्टीपल कौन है? -π, 0π, 2π, 3π, इनमें थीटा ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब थीटा ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं सर? अगर पाई का मल्टीपल ऑड है तो थीटा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, पाई का मल्टीपल इवन है तो थीटा ऐड हो रहा है। आई होप आप देख पा रहे हो। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, कभी भी कोई मुझसे कहे कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ कि साइन थीटा आपका जो है वो लेट्स से 1/2 के इक्वल है, तो मैं क्या कहूँगा कि थीटा 30 डिग्री होगा। पर आप गलत हो सर, थोड़े आप गलत इसलिए हो कि थीटा सिर्फ 30 डिग्री नहीं होगा। आप सोचो ना, थीटा सिर्फ 30 डिग्री नहीं होगा, थीटा क्या होगा? 180 - 30, यानी कितना? 150 डिग्री भी होगा, है ना। थीटा
360 प्लस 30, 360 प्लस 30 कितना, 390 डिग्री भी होगा, आप सुन रहे हो क्या। थीटा ये कितना था, 360 ना, 360 प्लस 180 कितना होता है, आई थिंक 540, 540 माइनस 30 भी होगा, यानी कितना होगा 510। ऐसे करते करते थीटा मिलता चला जाएगा आपको, और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज नहीं, नेगेटिव साइड भी मिलेगा आपको, आप समझ पा रहे हो ना। ये भी वैल्यू क्या होगी, ये भी एक वैल्यू होगी आपकी, इस तरीके से यहाँ पर भी आपको एक वैल्यू मिलेगी, इस तरीके से हर जगह मिलेगा। तो मैं इस बात को कुछ जनरल तरीके से कह सकता हूँ क्या, मुझे कोई पैटर्न दिख रहा हो तो क्या मैं इसे जनरलाइज कर सकता हूँ, आई होप मैं कर सकता हूँ। मैं इसे एक फॉर्मूले से भी प्रूव कर सकता था, पर मैं कह रहा हूं कि अभी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाया है तो हम फॉर्मूले पर नहीं जाते हैं, हम थोड़ा सा एक पैटर्न देखकर चीजें करा करने की कोशिश करते हैं। तो बस इतनी सी बात आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे अगर साइन थीटा 1/2 है तो आप कह रहे हो सर साइन थीटा जो है वो साइन 30 के इक्वल है। जी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, पर मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि थीटा को 30 ही एकमात्र कहना सही तरीका नहीं है, थीटा और भी वैल्यूज लेगा क्योंकि ये मैनी टू वन फंक्शन है ना, क्योंकि थीटा की और भी वैल्यूज के लिए सेम वैल्यू आपको 1/2 मिलती है। तो मैं कहूंगा जो थीटा होगा वो महज 30 नहीं होगा, फिर क्या होगा, वो पाई का कोई ना कोई मल्टीपल, वो पाई का कोई ना कोई मल्टीपल प्लस माइनस। अब प्लस कब और माइनस कब, सर जब आपका पाई का मल्टीपल ऑड है, जब आपका पाई का मल्टीपल ऑड है तो वो माइनस हो रहा है। तो मैं क्या करता हूं, मैं क्या करता हूं, ध्यान से सुनना, मैं थीटा के ऊपर, या थीटा के ऊपर लगाने से अच्छा मैं इसको ऐसा लिख लेता हूं, -1 के ऊपर वो पावर रेस कर देता हूं, -1 के ऊपर वो पावर रेस कर देता हूं जो मुझे पाई का मल्टीपल है। अब सुनना आप ध्यान से, ये आपने कैसे लिख दिया, ये नॉलेज, ये अंडरस्टैंडिंग आपको भी बिल्ड हो जाएगी ये पैटर्न देकर। और इतना भी ना क्लिक हो तो हम ये बात फॉर्मूले से भी ले आएंगे, मतलब एक स्टैंडर्ड तरीके से भी कि ये मैं कैसे लिख रहा हूं। पर अभी फिलहाल बस बात मानना मेरी थोड़ी सी देर, पाई का कोई मल्टीपल है उसमें से थीटा ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट। अगर पाई का मल्टीपल ऑड है तो -1 की पावर ऑड, तो ऑड मल्टीपल में से थीटा सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर पाई का मल्टीपल इवन है, -1 की पावर इवन प्लस, तो पाई में फिर वो पाई की इवन मल्टीपल में थीटा ऐड हो रहा है, और यही बात यहाँ पर हो रही है। तो पहले तो आपको ये बात समझ आई क्या, मतलब अगर कभी भी कोई साइन थीटा किसी साइन अल्फा के इक्वल हो तो मैं थीटा को लिख सकता हूँ n पाई, मैंने यहाँ पर कुछ अलग तरीके से लिख दिया मेरे लिए, सॉरी, है ना। ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, मैं इसमें थोड़ा सा रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पे साइन 30 लिखा हुआ है ना, मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, काम की बात है। अगर कभी भी कोई ऐसा कहे, कभी भी कोई ऐसा कहे कि साइन थीटा जो है आपका साइन अल्फा के इक्वल है, तो आप थीटा को कहेंगे कि थीटा सिर्फ अल्फा के इक्वल नहीं होता है, थीटा आपके बहुत सारे एंगल्स के इक्वल होता है। और कैसे होता है कि आप उसमें अल्फा n पाई में कभी ऐड करते हैं कभी सब्ट्रैक्ट। कब ऐड करते हैं, जब n पाई में जो n है वो इवन है, और सब्ट्रैक्ट कब करते हैं, जब n पाई का n ऑड है। क्या आप मेरी बात थोड़ी बहुत समझ पा रहे हैं। ये जो n पाई में n है वो क्या है सर, n पाई में जो n है वो आपके सारे क्या हैं, इंटीजर्स, वो आपके सारे क्या हैं, इंटीजर्स। बहुत कंफ्यूजिंग सी तो मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, ये जो कहानी पूरी बिल्ड की है ये महज आपको ये क्वेश्चन समझाने के लिए की गई है, जो आपका सेकंड वाला क्वेश्चन है। अब मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहा हूं कि ये फंक्शन आपका 1 1 होगा या मैनी वन, इसे हम कैसे सोचेंगे। सर मैं दो वैल्यूज लेता हूं अलग अलग, x1 और x2। मैं दो वैल्यूज लेता हूं अलग अलग, कौन कौन सी, x1 और x2, और मैं कहता हूं कि x1 और x2 सेम वैल्यू नहीं है ना। क्या ये बात आप समझ पाए। ये बात अगर मैं प्रूव कर दूं, ये बात अगर मैं प्रूव कर दूं, है ना, सुनिएगा, मैं कहानी शुरू से शुरू करता हूं। जैसे मैं क्या लेता हूं, f ऑफ x1 और f ऑफ x2। f ऑफ x1 क्या होगा सर, f ऑफ x1 होगा आपका sin x1, सुनिएगा ध्यान से, और f ऑफ x2 क्या होगा, f ऑफ x2 होगा आपका sin ऑफ x2। थोड़ी सी एनालिटिकल मैथड है तो गौर से सुना। मैं मान लेता हूं, सुनिएगा, मैं मान लेता हूं कि मैनी वन है, मैं मान लेता हूं मैनी वन है, तो क्या होगा, इस बात को थोड़ी देर के लिए अलग रखते हैं, इसी बात पर हम आएंगे, पर पहले मैं ये बात कह रहा हूं कि मान लेते हैं कि मैनी वन है। मैनी वन है मतलब क्या, x1 और x2 दो अलग अलग वैल्यूज के लिए ये इक्वल होगा, तो आपका sin x1 किसके इक्वल होगा, sin x2 के। सुनते जाइएगा बस, अभी जस्ट हमने पढ़ा कि अगर आपका sin x1 sin x2 के इक्वल हो तो हम ये नहीं कहते कि x1 x2 के इक्वल है, ये कहते हैं, पर इसके साथ और भी कई सारी बातें कहते हैं। x1 जो होगा आपका n पाई प्लस -1 की पावर n x2 के इक्वल होगा। क्या आप बात समझ पा रहे हो, मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ से जब आप कंक्लूड करोगे तो x1 सिर्फ x2 के इक्वल नहीं होगा, वो होगा n पाई प्लस -1 की पावर n x2 के इक्वल होगा, जहाँ पर ये जो आपका n है, n कहीं और तो नहीं लिया गया है, नहीं लिया गया, जहाँ पर ये जो n है आपका, ये क्या है, ये एक इंटीजर है। ये लैंग्वेज आपको समझ आ रही है, ये लैंग्वेज आपको कंफ्यूज तो नहीं कर रही है, ये बातें आपको अच्छे से क्लियर होती चल रही हैं, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, अब इस बात पर बात करते हैं। अब अगर मैं किसी तरीके से ये प्रूव कर दूं,
अगर मैं किसी तरीके से ये प्रूव कर दूं कि x1 और x2 भी इक्वल हैं, तो मैं क्या कहूँगा कि सर फिर तो सीधी सीधी सी बात है, आपका ये फंक्शन कैसा बन जाएगा 1 1। और अगर मैं किसी तरीके से ये प्रूव कर दूं कि x1 और x2 इक्वल नहीं है, अगर मैं किसी भी तरीके से प्रूव कर दूं कि x1 और x2, जो कि अभी दिख रहा है कि सर x2 तो बहुत कुछ अजीब अजीब सा है, क्योंकि देखो ना x2 में कुछ कुछ किया तब जाकर x1 मिला, तो अभी दिख रहा है, लगने को लग रहा है कि x1 और x2 इक्वल नहीं है। आई होप आप जानते हो, दो अलग अलग वैल्यूज के लिए फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, मतलब ये मैनी वन प्रूव हो रहा है, अभी हुआ नहीं है। पर अगर मैंने किसी तरीके से ये बात समझा दी आपको कि x1 और x2 सेम है किसी तरीके से, जो कि आइडिया मुझे यहाँ पर दिख रहा है, अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें तो मैं अगर किसी तरीके से ये प्रूव कर दूं कि x2 और x1 सेम है, तो हम क्या बात कर देंगे सर, हम कह देंगे कि सर फिर तो साफ बात है, फिर तो सर साफ बात है कि आपका फंक्शन कैसा है 1 1। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? अब इसका आइडिया क्या होगा, तो आप दो बात देखो, सर x को वो कह रहा है एक नेचुरल नंबर है। अब सुनना, इससे सारी एम्बिग्यूटी क्रिएट हो रही है यहाँ पर। अगर आपके x1 और x2 भी नेचुरल नंबर है, क्योंकि उठ के तो यहीं से आ रहे हैं, अब सोच के देखो, सारी कहानी ही बिगड़ जाएगी। आप समझने की कोशिश करना, मुझे चाहिए x1 और x2 नेचुरल नंबर्स हों, अच्छी बात है सर। x1 और x2 को नेचुरल नंबर्स अगर बनाए रखना है तो समझना है, x1 जो है वो, मैं एक एग्जांपल लेके देखता हूँ, जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। n की कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे मैं n की वैल्यू ले लेता हूँ 1, है ना। जैसे अगर मैंने क्या लिया, मैंने मान लो n की वैल्यू ले ली है 1, आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो 1 लेते ही क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा पाई माइनस 1 की पावर 1, यानी -1 इंटू x2, तो ये x2। अब आप बात समझो, मैं थोड़ी देर के लिए कह भी दूं कि x2 एक नेचुरल नंबर है, मैं थोड़ी देर के लिए कह भी दूं कि x2 एक नेचुरल नंबर है, पाई तो एक आपका इररेशनल नंबर है ना, और एक इररेशनल नंबर में से एक नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेचुरल तो नहीं आएगा। आप समझ रहे हो? जैसे कि थोड़ी देर के लिए कहो ये 3.14 है, और ये आपका लेट्स से कुछ भी एक नेचुरल नंबर है, लेट्स से 3 है, तो 3.14 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो एक नेचुरल नंबर तो नहीं आ रहा है ना, 0.14 आ रहा है। तो आपको प्रॉब्लम समझ आ रही है? प्रॉब्लम ये है सर, प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर n की अलग अलग वैल्यूज देखूं तो मुझे ये दिख रहा है कि उसमें पाई ऐड या सब्ट्रैक्ट होते ही, पाई में से जब वो x2 ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा तो वो नंबर आपका नेचुरल नहीं रहेगा। मतलब अगर x2 नेचुरल है तो x1 नहीं रहेगा, और x1 नेचुरल है तो x2 नहीं रहेगा। तो दोनों को आप साथ में नेचुरल लाना चाह रहे हो। मैं दोनों को साथ में क्यों नेचुरल लाना चाह रहा हूँ? क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा था कि आप x को क्या बना के रखना, नेचुरल। तो कोई तरीका है क्या? तो थोड़ा ध्यान से देखो, एक तरीका है, अगर ये पाई हट जाए, तो शायद x1 और x2 नेचुरल बन सकते हैं, क्योंकि सारी गड़बड़ी पाई कर रहा है, क्योंकि पाई में से वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो नेचुरल नहीं बच रहा है। तो अगर मैं पाई हटा दूं तो ये बच सकता है। तो पाई को हटाने का तरीका क्या है? पाई को हटाने का तरीका है, अगर मैं n की वैल्यू क्या कर दूं 0, आप समझ रहे हो? जैसे ही पाई को हटाया तो पाई को हटाने के लिए क्या किया, n को 0 रखा। जैसे ही n को 0 रखा तो x1 कितना आया, तो x1 आपका आता है, ये 0 हो गया, -1 की पावर 0 1, और 1 इंटू x2। तो जैसे ही मैंने n को 0 रखा, x1 x2 के इक्वल आ गया। ये एनालिटिकल मेथड है, थोड़ी सी अलर्ट होकर कॉशियसली से करनी होगी, बट मेरी बात आप समझने की कोशिश करिएगा कि हम निकले थे f ऑफ x को f ऑफ x2 के इक्वल रखकर, और हम फाइनली इस बात के कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि x1 आपका x2 के इक्वल आ गया। हालांकि उसके लिए n की वैल्यू क्या ट्राई करनी पड़ी, 0, और कोई वैल्यू हो भी नहीं सकती थी, क्योंकि क्वेश्चन में अगर n की वैल्यू 0 नहीं ट्राई करता तो क्वेश्चन में दी गई डेटा का मैं वायलेशन कर देता, फिर मैं x1 और x2 को नेचुरल नंबर ही नहीं रख पाता, फिर मैं बहुत सारी गड़बड़ी कर देता। तो अगर मुझे x1 और x2 को नेचुरल नंबर बरकरार रखना था तो मुझे n को 0 करना पड़ा, क्वेश्चन के डेटा के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के साथ सिंक में चलने के लिए, ताकि हमारा कुछ भी डेटा वायलेट ना हो, कोई भी हम रूल को ब्रीच ना करें, है ना। और इस दौरान मुझे ये पता चला सर कि जैसे मैंने n को 0 रखा, x1 और x2 इक्वल हो गए, और अगर x1 और x2 इक्वल हो गए, मतलब f ऑफ x1 और f ऑफ x2 तो इक्वल थे ही, जब हम मान के चल रहे थे x1 और x2 दो अलग अलग वैल्यूज होंगी, पर अल्टीमेटली हम बॉइल डाउन करके कह पा रहे हैं कि x1 और x2 भी इक्वल हैं। सीधी सी बात है, अगर f ऑफ x1 और f ऑफ x2, f ऑफ x1 और f ऑफ x2 इक्वल आ रहा है x1 और x2 की इक्वल वैल्यू के लिए, तो ये एक 1 1 फंक्शन की ही तो निशानी है। आप नहीं कह पा रहे हो ना कि x1 और x2 अलग अलग है। आप सोचो ना, f ऑफ x1 और f ऑफ x2 सेम होते, x1 और x2 दो अलग अलग वैल्यूज के लिए, तो मैं कहता मैनी वन है। पर मैं कह रहा हूं f ऑफ x1 और f ऑफ x2 सेम हैं, किसके लिए? तभी हैं जब x1 और x2 सेम ही हैं। तो किसी एक वैल्यू के लिए एक ही तो वैल्यू मिल रही है, आपको मल्टीपल वैल्यूज के लिए सेम वैल्यू नहीं मिल रही है। आप x1 और x2 दो अलग अलग वैल्यूज नहीं बोल रहे हो, ये दोनों सेम ही है, एक ही वैल्यू है। तो क्या आप मेरा आइडिया समझ पा रहे हो कि जब आपका फंक्शन इस तरीके से यहां पर आ जाए कि f ऑफ x रहे तो साइन x ही, लेकिन अब x आपका कोई भी रियल नंबर नहीं है, वो एक नेचुरल नंबर है, तो उस केस में आपका f ऑफ x एक कैसा फंक्शन बन जाता है? उस केस में आपका f ऑफ x एक 1 1 फंक्शन बन जाता है। वही साइन x जो x की सारी रियल वैल्यूज के लिए मैनी वन था, वो x की नेचुरल वैल्यूज के लिए 1 1 बन जाता है।
क्या ये बात आपको समझ आ रही है? आई रिपीट माई स्टेटमेंट, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, कहीं पर भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। विद दैट, अगर ये क्वेश्चन समझ आया, जो मेरा मानना है अच्छे से क्लियर हुआ होगा, एक और क्वेश्चन पर मूव करते हैं। वो कह रहा है एनालिटिकल मेथड और डिफरेंशिएशन मेथड से आप चेक करिए कि ये फंक्शन जो है आपका, इसका नेचर क्या है। एनालिटिकल मेथड जस्ट अभी हमने डिस्कस की, आप चाहें तो उसे ट्राई कर सकते हैं, पर पहले मैं आपको डिफरेंशिएशन से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप कैसे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में पता कर सकते हैं कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है या नहीं। अब मैं कुछ चीज़ों पर बात कर रहा हूं, जैसे कि पहली बात तो मैं ये जानता हूं, आपको भी पता चल जाएगा कि ये जो एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन है ना, सारी वैल्यूज जो एक्स की हैं वो सारे रियल नंबर्स हैं। ये हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स के दौरान ही, 1 या 2 लेक्चर्स में ही पढ़ लेंगे आने वाले, कि कोई भी पॉलिनोमियल जो फंक्शन होता है, कोई भी पॉलिनोमियल जो फंक्शन होता है, पॉलिनोमियल समझते हो ना आप, एक्स की कोई पावर्स में से लिखे रहते हैं एक्सप्रेशंस, वो फंक्शंस हमेशा आपके कंटिन्यूस होते हैं। वो फंक्शंस आपके हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, मतलब फंक्शंस के ग्राफ आपके हमेशा कुछ इस तरीके से ही चल रहे होते हैं, मतलब वो ब्रेक नहीं होते, वो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। क्यों होते हैं, उनकी क्या डोमेन और रेंज होती है, इस बारे में हम बात करेंगे। अभी मैं उसकी ज़्यादा बात पर नहीं जाना चाह रहा हूँ, अभी बस मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आपके सारे पॉलिनोमियल फंक्शंस एक्स की सारी रियल वैल्यूज़ के लिए कंटिन्यूस होते हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब मुझे कंटिन्यूटी को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं, मतलब डिफरेंशिएशन में अप्लाई कर सकता हूं। आई होप आपको याद है, डिफरेंशिएशन मेथड के लिए कंटिन्यूटी होना जरूरी है, वरना बात बिगड़ सकती है। थोड़ा कॉशियसली हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सारी बातें नहीं पता है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एओडी, और वो सब पता चल जाएगा तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि कैसे आप मेनी वन या वन वन चेक करते हो, है ना। अब मैं क्या करूंगा, चूंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तो बिना ज़्यादा टेंशन लिए मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0, है ना। बेसिक से रूल्स हैं जो हम डिफरेंशिएशन में भी डिटेल मैनर में स्टडी करेंगे। अब क्या, अब आप एक बात बताओ, इसको लेकर आपका ओपिनियन क्या है सर? देखो ध्यान से, आप दिमाग लगाओ, एक्स स्क्वायर क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 3x स्क्वायर भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दोनों तरफ अगर मैंने 1 ऐड किया तो ये कहना है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो रहा है। मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि 3x स्क्वायर प्लस 1 आपका हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मतलब क्या, ये हमेशा आपका एक पॉजिटिव वैल्यू है। अगर ये आपकी एक पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब आपका एफ डैश एक्स आपका हमेशा कैसा है, पॉजिटिव। एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, मतलब ये कैसा फंक्शन बनेगा, अगर आप इस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन ही ये बनेगा। ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा। अगर ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा तो मैं क्या कहूँगा, ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन आपका 1 1 है, या इसे आप क्या कह सकते हैं, इसे आप इंजेक्टिव भी कह सकते हैं। पहले तो आपको ये बात समझ आई या नहीं? पहले तो आपको ये बात समझ आई या नहीं? अच्छा, और क्या बात आ रही है सर? और एक और छोटी सी बात निकल के आती है, अगर मैं गौर से आपसे देखने को कहूँ तो वो क्या होती है, ध्यान से सुनना। एनालिटिकल मेथड से भी हम चेक कर सकते थे क्या? बिल्कुल कर सकते थे, पर आपको रियलाइज हो रहा है 3 लाइन में हमने खत्म कर दिया इस क्वेश्चन को कि ये 1 1 है या नहीं, डिफरेंशिएशन के थ्रू। प्रेफरेबली हम डिफरेंशिएशन ही यूज करेंगे या ग्राफ बनाएंगे, है ना। आपको ये फंक्शन देखकर ही आइडिया लग जाएगा खैर थोड़े दिन बाद कि फंक्शन 1 1 है या मेनी 1। आपको बहुत सारे तरीके आपके दिमाग में घूम रहे होंगे, बहुत सारे आइडियाज आपके दिमाग में घूम रहे होंगे, लेकिन अगर चूंकि बात निकली है तो एनालिटिकल मेथड पे थोड़ी और क्लैरिटी ले लेते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज की थी। जैसे आपका फंक्शन क्या है सर, फंक्शन है एक्स क्यूब, है ना, प्लस आई थिंक एक्स प्लस 1 है, बिल्कुल सही, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 है, ये एक्स की सारी रियल वैल्यूज के लिए आपका ये फंक्शन है। अब एनालिटिकल मेथड क्या कहती है सर, आप 2 वैल्यूज ट्राई कर लो, एक एफ ऑफ एक्स 1 ले लो और आप एक एफ ऑफ एक्स 2 ले लो, है ना। और मैं किस कहानी से शुरू करता हूँ, मैं फिर वही बात कहता हूँ कि मैं मान लेता हूँ कि एफ ऑफ एक्स 1 और एफ ऑफ एक्स 2 इक्वल है। मतलब मैं ये देखने जा रहा हूँ कि x1 और x2 दो सेम वैल्यूज निकल के आती हैं या 2 अलग वैल्यूज निकल के आती हैं। आई होप आपको याद है। अगर x1 और x2 2 अलग अलग वैल्यूज मैंने प्रूव कर दी तो मैं कहूंगा मैनी 1 है, जो कि होना नहीं है क्योंकि हम निकाल चुके हैं 1 1 है। तो अल्टीमेटली मुझे पता है कि यहाँ से क्या निकल कर आएगा कि x1 और x2 भी आपके सेम निकल कर आएंगे। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? तो मैं एफ ऑफ x1 लिखता हूँ। एफ ऑफ x1 क्या होगा सर? एफ ऑफ x1 जब आप लिखेंगे तो ये होगा x1 क्यूब प्लस x1 प्लस 1, और इस तरफ आप लिखेंगे तो एफ ऑफ x2 क्या होगा सर? वो होगा x2 क्यूब प्लस x2 प्लस 1। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं सर? देखो आप ध्यान से, ये 1 से 1 कैंसिल, तो बचेगा क्या? तो बचेगा आपका x1 का क्यूब, है ना। x2 के क्यूब को इधर ला रहा हूँ तो ये लिख रहा हूँ मैं x2 का क्यूब। सुन रहे हैं आप लोग? इस तरफ क्या दिख रहा है? इस तरफ दिख रहा है x2 और इसको मैं इधर लेकर जा रहा हूँ तो ये बन जा रहा है माइनस x1। क्या ये बात आपको दिख रही है? अच्छा, अब एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, एक बहुत ज़रूरी सी प्रॉपर्टी जो आपको याद रहनी चाहिए, जो आपको याद होनी चाहिए। ये रूल है a क्यूब माइनस बी क्यूब। आपका एक स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला बनकर आता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, जिसे आप लिखते हैं, गौर से सुनना, इस फॉर्मूले को मैं पहले लिख देता हूँ, है ना। ये फॉर्मूला के साथ एक्चुअली IIT JEE मेंस और JEE एडवांस को मोहब्बत है। दे आर, मतलब
इंटेंसली अनरीजनेबली इन लव विद दिस फॉर्मूला, और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में फॉर्मूले को डालते हैं। तो ये फॉर्मूला हम थ्रू आउट दी पूरी मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर में किसी ना किसी फॉर्म में यूज कर रहे होंगे। तो पहले तो आप ये फॉर्मूला याद करिए। ये फॉर्मूला है आपका, एक तो वर्जन है इसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और एक वर्जन है इसका ए क्यूब माइनस बी क्यूब। मैं इसे कैसे याद रखता हूँ जरा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक फैक्टर तो आपका बनेगा ए और बी में, है ना। अब प्लस आएगा या माइनस वो हम बात करेंगे। एक फैक्टर तो आपका बनेगा ए और बी में, और एक फैक्टर बनेगा ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर में। एक फैक्टर आपका बनेगा ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर में। अब सारा खेल सिग्नेचर का है। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, सारा खेल सिग्नेचर का है। जैसे कि अगर यहां लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर यहां लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो सबसे पहली बात तो ध्यान से सुनना, मुझे यहां पर क्या चाहिए, मुझे यहां पर कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए जो साइन यहां पर है। मैं सिग्नेचर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जो साइन आपका यहां पर है, जैसे ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो जो साइन यहां पर है, यहां पर भी आपका वही साइन आएगा। क्या आप बात समझ पा रहे हो? जो साइन आपका यहां पर है, यहां पर भी आपका वही साइन आएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का साइन चेंज नहीं होता है, ये हमेशा आपका पॉजिटिव होता है। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का साइन आपका हमेशा पॉजिटिव होता है। फिर क्या, फिर दूसरी बात, जो साइन यहां पर है, जैसे यहां प्लस है तो उसका ऑपोजिट साइन यहां आ जाता है। जो साइन आपका यहां पर है उसका ऑपोजिट साइन यहां पर आ जाता है। क्या आपको ये बात समझ आ रही है जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं? अगर कंफ्यूजन है तो मैं थोड़ी सी क्लैरिटी देने की कोशिश करता हूं। देखो ये क्या बन जा रहा है, एक हल्का सा प्रूफ देख लेते हैं। ये क्या बन जा रहा है, ए क्यूब। देखो ये कैसे बन रहा है, मतलब मैं उल्टी प्रोसेस बता रहा हूँ, इससे मैं प्रूव करने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या बन जा रहा है, ध्यान से देखना है, एक हल्का सा आइडिया आपको देता हूँ। इस वाले एक्सप्रेशन में देखना है, ये क्या बन रहा है सर, ये बन रहा है आपका ए क्यूब, है ना। फिर ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका प्लस ए स्क्वायर भी, गौर से देखिएगा। और ये क्या बन जा रहा है सर, ये बन जा रहा है आपका ए बी स्क्वायर। आई होप आप सुन रहे हैं, है ना। फिर ये क्या बन जा रहा है सर, ये बन जा रहा है माइनस ए स्क्वायर बी। फिर ये क्या बन जा रहा है, माइनस ए बी स्क्वायर। और ये क्या बन जा रहा है, माइनस बी क्यूब। क्या आप देख पा रहे हो ध्यान से कि सर चीज़ें कैसे कैंसिल हो रही है? ए स्क्वायर बी से ए स्क्वायर बी कैंसिल, और ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल, तो बच के आ रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? और इसी तरीके से आप चाहें तो ऊपर वाले पार्ट को भी प्रूव कर सकते हैं। मैं 2 मिनट में उस फटाफट दिखा देता हूँ, ज़्यादा लोड मत लेना। ये फॉर्मूले कैसे बने उस प्रूफ से ज़्यादा जरूरी है आपका ये फॉर्मूले याद रखना, क्योंकि इन पर सवाल बनते हैं। क्या बन रहा है यहाँ पर, गौर से देखो। देखो ए इंटू ए कितना, ए क्यूब, ए इंटू ए बी माइनस ए स्क्वायर बी, ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। आप सुन रहे हैं क्या? सिमिलरली बी से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है ए स्क्वायर बी, और बी से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है माइनस ए बी स्क्वायर, और प्लस बी से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाता है, बी क्यूब। आप खुद देखो, ए स्क्वायर बी से ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो कि आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिख रहा होगा। मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने इसे ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि इसकी हमें अक्सर ज़रूरत पड़ेगी और मैथमेटिक्स में बहुत बार आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हमने क्या सोचा। सुनना, पहली बात तो ये, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के आगे जो साइन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के आगे जो साइन होता है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। पहली बात, मैं इसे ऐसे याद रखता हूँ और आपके लिए भी लिख देता हूँ ताकि आप कभी भी कंफ्यूज्ड ना रहें। दूसरी बात, जो ए क्यूब और बी क्यूब के बीच में साइन है वही साइन यहाँ पर होगा, है ना, सेम। ये साइन हमेशा आपका क्या होगा, सेम। जो ए क्यूब और बी क्यूब के बीच साइन है वही साइन यहाँ पर रहेगा। तो फर्क कहाँ आना है, फर्क आई होप आपको नोटिस करने में आ गया होगा कि आपका फर्क यहाँ आएगा कि ए बी के आगे जो साइन लगा हुआ है वो इस साइन का ऑपोजिट होगा, वो आपका इस साइन का ऑपोजिट होगा। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये जो साइन है बस आपका यही फेर होगा, सारा बदलेगा कि ये जो आपका साइन है और ये जो आपका साइन है ये आपका ऑपोजिट होगा। आई होप ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, भूलेंगे नहीं आप। कैसे मैं याद रखता हूँ, मैं इसे जनरली, आप जब फटाफट बहुत बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत बार यूज़ कर लेंगे तो आप फटाफट लिख देंगे। अभी चूंकि मैंने आपके सामने पहली बार लिखा है तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि फॉर्मूला इस तरीके से बन रहा है। ये फॉर्मूला जब इस तरीके से बना तो क्या मैं इस पर बात कर सकता हूँ? हाँ सर, कर तो सकते हैं। तो हम इस फॉर्मूले को थोड़ा क्रैक करते हैं। मेरा यकीन है आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे और अच्छे से इसे नोट डाउन करना। इस पर कई बार हम क्वेश्चन कर रहे होंगे, है ना, तो इसे अच्छे से याद रखना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो पहले तो क्या लिखेंगे सर, जैसा ये लिखा है वैसा ही, तो ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2। सुन रहे हैं आप लोग? फिर क्या, फिर इनटू, है ना। अब क्या लिखूंगा मैं, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएंगे आपके, तो ये क्या जाएंगे सर, x1 का स्क्वायर, है ना, और क्या x2 का स्क्वायर। लेकिन x1 x2 के प्रोडक्ट में जो ये साइन है इसका अपोजिट साइन है, प्लस साइन, तो वहां पर क्या जाएगा, प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर। क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं? और इस तरफ क्या लिखा हुआ है, उस तरफ लिखा हुआ है आपका x2 माइनस x1। क्या मैं x2 माइनस x1 को उठाकर इधर ला सकता हूं?
और उसे लिख सकता हूँ माइनस नेगेटिव ऑफ क्या, x1 माइनस x2। मैंने कुछ तो गड़बड़ की है, हाँ गड़बड़ कर रहा हूँ, फिर से ठीक करता हूँ, ध्यान से देखना। जैसे मान लो आप x2 माइनस x1 को उधर उठा कर लाए तो ये क्या जाता है, यह जाता है प्लस x1 माइनस x2। मैंने पता नहीं क्यों गलत लिखा, आप खुद सोच के देखो ना, x1 इधर आ रहा है तो प्लस x1 और x2 इधर आ रहा है तो माइनस x2। तो इस तरीके से ये आपका एक एक्सप्रेशन है, ये आपका एक एक्सप्रेशन है। अच्छा, इसमें थोड़े से और मैं करेक्शंस करना चाह रहा हूँ। थोड़े और क्या करेक्शन करना चाह रहे हो सर, ध्यान से देखना। x1 माइनस x2 कॉमन ले सकता हूँ क्या मैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी, हाँ सर ले सकते हैं, है ना। तो जैसे ही x1 माइनस x2 कॉमन लिया तो एक फैक्टर तो क्या बन जा रहा है, ये हम अगली स्टेप लिख रहे हैं। x1 माइनस x2 कॉमन लिया तो जो फैक्टर, जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है आपका x1 का स्क्वायर प्लस, है ना, x1 x2 प्लस क्या, x2 का स्क्वायर और प्लस 1, क्योंकि आपने ये फैक्टर भी कॉमन लिया है, इज इक्वल टू 0। अब सर साफ साफ बात है, अगर आप गौर से देखें तो क्या, या तो ये फैक्टर 0 होगा या ये 0 होगा। कोई भी समझदार शख्स ये सोच रहा था कि सर यहाँ पर भी आपको x2 x1 दिख रहा है, यहाँ भी x2 x1 दिख रहा है, तो वो कैंसिल कर देते, तो ऐसा मत करना, उससे आप एक संभावना ही हटा देंगे। तो जब भी आप वेरिएबल्स को कैंसिल आउट करें तो ऐसे मत करिएगा, है ना। तो आप थोड़ा सा कॉशियसली उसे कॉमन लेकर सोचना। क्यों, क्योंकि जब मैंने इसे कॉमन लिया, बजाय कैंसिल करने के कि इस तरफ भी दिख रहा था उस तरफ भी दिख रहा था, तो कैंसिल कर देता, -1 आ जाता, पर ऐसा नहीं करना, है ना। आप उसे एक फैक्टर बनने देना। मैंने x1 क्यों लिख दिया, ये मेरे ख्याल से x1 माइनस x2 होगा, है ना। तो अगर आप इस फैक्टर को कंसिडर करें तो x1 माइनस x2 को अगर आप लिखें, पहला फैक्टर क्या आ रहा है, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि सर x1 और x2 इक्वल होंगे। लेकिन अभी एक फैक्टर और बाकी है आपका, एक फैक्टर और कौन बाकी है सर, आपका ये वाला फैक्टर भी तो बाकी है। कौन सा, ये वाला फैक्टर, ये भी तो 0 हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। तो जरा इसको 0 करके देखते हैं कि क्या समझ आ रहा है। हम ऑल्दो यहाँ पर प्रूव कर चुके, अगर कहानी ही में रोक देता तो, पर अभी हम रोकेंगे नहीं क्योंकि हमें नहीं पता आगे और क्या अनफोल्ड होता है। पर अगर आगे वाली कहानी जो भी आती है, अगर उसमें मैं प्रूव नहीं कर पाया, जो भी कहानी रही होगी, तो मैं इस कंक्लूजन पर आऊंगा कि x1 और x2 इक्वल है। और अगर x1 और x2 इक्वल है तो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 तभी इक्वल है जब x1 और x2 इक्वल है, यानी एक ऐसा फंक्शन है 1 1। क्योंकि अगर x1 और x2 इक्वल नहीं होते और उसके बावजूद भी f ऑफ x1 और f ऑफ x2 इक्वल होते, तो मैं कहता है ये फंक्शन कैसा है सर, मेनी वन। क्योंकि x1 और x2 दो अलग अलग वैल्यूज के लिए मुझे सेम वैल्यू मिलती है। पर अगर x1 और x2 इक्वल है, मतलब x1 और x2 एक ही वैल्यू है, तो एक ही वैल्यू के लिए एक ही वैल्यू मिल रही, तो फिर मैं क्या कहूँगा 1 1। पर मैं थोड़ा सा इस वाले पार्ट को क्रॉस चेक करना चाह रहा हूँ। x1 स्क्वायर, ध्यान से सुनना, ये लिखा हुआ है x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 लिखा हुआ है, उसे मैं लिख लेता हूँ x2 x1, है ना। फिर आई एम रियली सॉरी, प्लस क्यों लगा रहा हूँ, x2 x1 और प्लस फिर क्या लिखा हुआ है x2 स्क्वायर प्लस 1। मैं थोड़े से ब्रैकेट्स यूज कर रहा हूँ, जैसे कि मैं इसके आगे ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ। ये आपका दूसरा आपका क्या है, फैक्टर। मैं इसमें श्रीधर आचार्य मेथड के थ्रू x1 की वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड हूँ। आप देख पा रहे हो ये x1 में क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहती है, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू होती है माइनस बी यानी माइनस x2 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी क्या, x2 का स्क्वायर माइनस 4ac। अब a तो 1 है, c कितना है सर, c है आपका x2 स्क्वायर प्लस 1। क्या आप समझ पा रहे हैं, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 2a यानी कितना 2। अब जरा इस पार्ट को गौर से देखना, जरा इस पार्ट को बहुत गौर से देखना, है ना। यहाँ पे दिख रहा है आपको x1, बिल्कुल दिख रहा है सर। अब इस बात को देखो, ये कितना लिखा है सर, ये लिखा हुआ है माइनस x2, बिल्कुल लिखा हुआ है। क्या आपको ये बात समझ आ रही है। अब यहाँ पर देखो, ये लिखा हुआ है प्लस माइनस, यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखो ध्यान से, -4x2 स्क्वायर, ये x2 स्क्वायर, तो ये बन रहा है -3x2 स्क्वायर, है ना। और ये क्या बन रहा है -4, कुछ और तो नहीं हट रहा है, नहीं हट रहा है। तो ध्यान से देखो, ये क्या बन जा रहा है सर, ये आपका बन रहा है -3 टाइम्स x2 स्क्वायर -4। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। और डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 2। अब आप एक बात समझो, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे अगर आपने चीजें देखनी चाहिए तो आपको नजर आएगा कि ये एक्सप्रेशन नेगेटिव ही है। ये एक्सप्रेशन में इतने कॉन्फिडेंटली नेगेटिव क्यों कह पा रहा हूँ, सुनना ध्यान से। अगर आप यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन लें, तो अगर आपने यहाँ पर नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो ये क्या बच रहा है, देखो मैं यही कॉमन लेकर बताने की कोशिश करता हूँ। एक्सप्रेशन ऐसा बन जाएगा। अब आप देखो, x2 स्क्वायर एक नॉन नेगेटिव वैल्यू, उसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो नॉन नेगेटिव, उसमें 4 ऐड किया तो ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव वैल्यू है। और इसका नेगेटिव क्या होगा, एक नेगेटिव वैल्यू। तो ये अंडर रूट के अंदर एक नेगेटिव वैल्यू लिखी, जो कि हम लेना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये पार्ट आपका एक इमेजिनरी वैल्यू है। और इस तरीके से मैं कहूँगा कि ये एक रियल नंबर नहीं है, एक इमेजिनरी नंबर है। तो x1 और x2 अगर इक्वल होंगे भी, मतलब अगर x1 और x2 में रिलेशन निकालना भी चाहा कि उनमें कोई कहानी रही होगी नॉन इक्वल होने की, तो वो रिलेशन एक इमेजिनरी वर्ल्ड में आएगा। तो x1 और x2 हम कंक्लूड कर पा रहे हैं कि क्या है, इक्वल। क्योंकि यहाँ तो कहानी गड़बड़ हो रही है कि अंडर रूट के अंदर ये नेगेटिव बन जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम तो मैं हटा दे रहा हूँ।
तो मैं कंक्लूड कर पाया कि x1 और x2 कैसे थे सर, x1 और x2 आपके इक्वल थे, और अगर x1 और x2 इक्वल हैं और f ऑफ x1 और f ऑफ x2 भी इक्वल हैं तो एनालिटिकल मेथड ले लो या डिफरेंशिएशन वाली मेथड ले लो सर, हम दोनों तरीकों से कह पा रहे हैं कि आपका फंक्शन कैसा है 1 1। क्या आपको ये इंजेक्टिव फंक्शन की कहानी क्लियर हो रही है? हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ी और क्लैरिटी लेते हैं, थोड़े और तरीके से समझते हैं कि 1 1 फंक्शंस कैसे बिहेव करते हैं। जरा इसे देखो, अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, वो वही बात पूछ रहा है आपको एफ ऑफ एक्स देकर कि आप बताओ जरा कि आपका एफ ऑफ एक्स जो लिखा हुआ है ये 1 1 है या मैनी 1। मैं कह रहा हूं आप चाहें तो डिफरेंशिएशन यूज करें, पर यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन देखकर थोड़े से घबरा सकते हैं, तो मैं कहूंगा कि आप एनालिटिकल मेथड भी यूज कर सकते हैं। पर कैसे करना है जरा उस पर बात करते हैं, सुनना ध्यान से। मैं इसे थोड़ा ब्रेक करता हूँ, है ना। ब्रेक करने के लिए क्या कर रहे हो सर आप? गौर से सुनना, मैं जो करने वाला हूँ उसे समझने की कोशिश करना। इस फंक्शन को थोड़ा मैं रीराइट कर रहा हूँ, है ना। ब्रेक करने का यही मतलब है, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस 4x, है ना। 4x को मैं लिख लेता हूँ 3x, पर 3x को हम बाद में लिखेंगे, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, मैं इसे लिख लेता हूँ x प्लस 1। ये क्यों लिखा? क्योंकि डिनोमिनेटर में भी मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, प्लस, है ना। एक्स स्क्वायर तो है, 4x बनाने के लिए मैं इसमें क्या ऐड कर रहा हूँ 3x, और यहाँ 1 है, इसमें 6 और ऐड कर दे रहा हूँ। कोई परेशानी तो नहीं है आपको इस बात से? और जब इसमें डिनोमिनेटर देखा तो डिनोमिनेटर क्या मिल रहा है? डिनोमिनेटर है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्या ये बात आप सब मान रहे हो? हाँ सर मान रहे हैं। फिर क्या? फिर अगर मैं आपसे पूछूं अगली बात, तो अगली बात क्या निकल कर आ रही है? ध्यान से देखना। अगली बात जो निकल कर आ रही है वो है सर कि इससे इसे और इससे इससे डिवाइड करते हैं। तो एफ एक्स थोड़ा सा स्पेसिफिकली अगर मैं लिखूं, अभी हमने मैनी 1 1 1 देखना चेक नहीं किया, अभी तो मैं सिर्फ एफ ऑफ एक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो दिस अपॉन दिस विल गिव यू 1 प्लस, ये कितना बन जा रहा है? ये बनता है आपका 3x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्या इतनी कहानी आपको समझ आ रही है? क्या इस पार्ट में तो कोई डाउट या इशू या कंसर्न नहीं है? तो हम अपनी वही कहानी वापस शुरू करते हैं, क्या कि एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 पर बात करते हैं। सुनिएगा ध्यान से। अगर मैंने ट्राई किया क्या कि मैं मान के चलता हूं सर अपनी एनालिटिकल मेथड के थ्रू कि एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 इक्वल है। अब ये डिसाइड कौन करवाएगा 1 1 या मैनी 1? x1 x2 भी इक्वल आ गए तो ये 1 1 है, और x1 और x2 इक्वल नहीं आए तो मैनी 1 है, क्योंकि दो अलग अलग वैल्यूज के लिए आपको सेम वैल्यू मिल रही है। तो बस इसी पर बात करते हैं, है ना। तो x1 x2, है ना, एफ ऑफ x1 क्या होगा? 1 प्लस 3x1 प्लस 6 अपॉन ये वाला एक्सप्रेशन, है ना। तो मैं लिख लेता हूँ एफ ऑफ x1 1 प्लस 3x1 प्लस 6 अपॉन x1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1। बस एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, यही आपका एक्सप्रेशन है, बिल्कुल सही। इसी तरीके से अगर मैं f ऑफ x2 लिखता हूँ तो f ऑफ x2 क्या आएगा? 1 प्लस, है ना, 3 टाइम्स x2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर प्लस x2 प्लस आई बिलीव 1। बहुत बढ़िया। अभी क्या, अगर मैं देख रहा हूँ तो 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, और अब बचे हुए एक्सप्रेशन की बात करें तो देखो यहाँ से भी 2 कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से भी 2 कॉमन ले सकता हूँ, और वो 2 और 2 भी कैंसिल हो रहा है, मतलब 1 और 1 तो कैंसिल होगा, फिर यहाँ और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? x1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय x1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1। इस तरफ क्या बचेगा? इस तरफ बचेगा x2 प्लस 3, आई थिंक सही लिख रहा हूँ, हाँ, डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर प्लस x2 प्लस 1। अब जरा थोड़े क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से चीजें देखते हैं और समझते हैं कि चीजें कैसी जा रही होंगी। गौर से सुनिएगा भाई। देखो x1 प्लस 3 से इसे मल्टीप्लाई किया, है ना, तो x1 प्लस 3 इंटू ये जो आपका आ रहा है, ये एक्सप्रेशन मैं लिख दे रहा हूं पहले। ये क्या लिखा हुआ है? x1 प्लस 3 इंटू x2 स्क्वायर प्लस x2 प्लस 1। और इसी तरीके से राइट हैंड साइड पर क्या आ जाएगा सर? वो होगा आपका x2 प्लस 3 इंटू x1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई? आई होप आप देख पा रहे हो, x1 प्लस 3 से मल्टीप्लाई और x2 प्लस 3 से आपका ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब अगर मैं थोड़े क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब थोड़े अंदर मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफिकेशन की तरफ बात करूं, तो पहले तो क्या दिख रहा है सर? ये दिख रहा है x1 x2 का होल स्क्वायर, आई होप आपको दिख रहा है। फिर क्या मिल रहा है सर? फिर आपको मिल रहा है x1 x2, है ना, फिर आपको क्या मिल रहा है? x1। फिर 3 के साथ भी चीज़ें हो जा रही हैं, तो 3 से जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या बच रहा है? ये बच रहा है 3x2 का स्क्वायर, फिर क्या बच रहा है? 3x2 प्लस 3, है ना। इसी तरीके से राइट हैंड साइड पर अगर हम देखें, है ना, ये आपकी नेक्स्ट स्टेप है। राइट हैंड साइड पर अगर देखें तो ये क्या बन रहा है? इस पर अगर देखोगे तो सर x2 x1 का होल स्क्वायर, फिर आपका बन रहा है 3x1 का स्क्वायर, फिर आपका बन रहा है 3x1, और फिर आपका बन रहा है 3। अब कुछ चीज़ों पर बात करते हैं, देखते हैं चीज़ें क्या क्या हट रही हैं, चीज़ें घट रही हैं, और चीज़ें क्या क्या, मैंने कुछ तो मिस किया है, बहुत जल्दी ख़त्म नहीं कर दिया मैंने।
थोड़ा मैं देख लेता हूँ एक बार, मैंने शायद कुछ मिस किया है, जैसे कि यहाँ इतनी बड़ी टर्म है, कुछ तो मैंने बेवकूफ़ी करी है ना। x2 x1 का स्क्वायर, फिर x2 x1 कहाँ गया है ना, मैंने इसे थोड़ा सा गलत लिखा है, मतलब कुछ पार्ट्स मिस किए हैं, पता नहीं क्यों जल्दी में, तो उसे मैं फिर से एक बार दोबारा लिख देता हूँ। x2 x1 का स्क्वायर प्लस फिर क्या दिखेगा x2 x1 है ना, प्लस x2, और क्या दिखेगा गौर से देखिए, फिर आपको दिखेगा 3x1 का स्क्वायर, सही लिख रहा हूँ, फिर क्या दिखेगा 3x1, और फिर क्या दिखेगा भाई +3। अब देखना ध्यान से, अब अगर मैं आपसे बात पूछूं तो देखो क्या क्या हट रहा है सर, देखो आपका ये 3 हट जा रहा है और यहाँ से भी ये 3 हट जा रहा है, बिल्कुल सही बात है ना। ये x1 x2 का स्क्वायर है, ये x2 x1 का स्क्वायर, तो इसमें तो कुछ नहीं, लेकिन ये x1 x2 इस x1 x2 से हट जा रहा है। आई होप आप भी सहमत हैं इस बात से। अच्छा, और क्या सर, और अगर ध्यान से देखें तो कुछ और तो हटने का चांस मुझे नहीं दिख रहा है, वो कुछ ऐड या कैंसिल सब्ट्रैक्ट जरूर होंगे, पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, तो चीज़ें रीराइट करते हैं ना, दोहराते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं चीज़ों को फिर से लिखूँ तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x1 x2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है सर। इसे उठाकर मैं इधर ले आता हूँ तो ये क्या हो जाता है सर, ये हो जाता है -x2 x1 का स्क्वायर। फिर क्या, फिर देखो यहाँ से अगर मैंने क्या लेकर आया 3x1 इस तरफ लेकर आया है ना, तो 3 पहले मैं स्क्वायर वाली टर्म्स और लिख लेता हूँ है ना। ये क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है आपका 3 टाइम्स x2 का स्क्वायर, और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है -3 टाइम्स x1 का स्क्वायर। और क्या, और अगर आगे बढ़े तो गौर से सुनिएगा, अब ये बचा है x1 है ना, बाकी चीज़ें मैं यूज़ कर चुका हूँ लगभग, और यहाँ से क्या आ रहा है 3x1, तो 3x1 ने अगर ये x1 को सब्ट्रैक्ट किया तो बचेगा -2x1 है ना, तो क्या बचेगा -2x1। पर उससे पहले मैं ये वाला पार्ट लिख लेना चाह रहा हूँ, ये है 3x2, ये है x2, तो ये क्या बचेगा सर, ये बचेगा आपका 2 टाइम्स x2, सही लिख रहा हूँ ना, बिल्कुल सही बात है, और x1 और 3x1, तो ये बचेगा -2 टाइम्स x1। लेट मी जस्ट क्रॉस चेक कि मैंने सारी टर्म्स ले ली हैं, कुछ मिस तो नहीं किया, जैसे x1 x2 का स्क्वायर डन है ना, x2 x1 का स्क्वायर डन, 3x2 का स्क्वायर डन, और 3x1 का स्क्वायर डन है ना, और 3x2 में से हमने x2 सब्ट्रैक्ट किया तो 2x2, और 3x1 को सब्ट्रैक्ट किया x1 में से, तो ये भी डन। तो आई थिंक सारी टर्म्स हम यूज़ कर चुके हैं, आई होप आपको दिख रहा है। अब आपको फैक्टर वाइज चीज़ें दिख रही है क्या कि सर देखो कुछ कुछ चीज़ें आपको साफ साफ दिख रही होंगी, अगर आप चीज़ें कॉमन लेकर चीज़ें वर्कआउट करना शुरू कर दें तो आई होप आपको भी नज़र आ रहा होगा। जैसे कि मैं यहाँ से शुरू करूँ तो यहाँ से अगर मैंने x2 x1 कॉमन लिया, आई होप आपको दिख रहा है, बहुत ध्यान से देखना, मैं यहाँ से और यहाँ से x2 - x1 कॉमन ले सकता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। अगर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार और लिख देता हूँ। देखो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से x1 x2 कॉमन लिया, तो x1 x2 कॉमन लेते ही ये क्या बन जा रहा है, ये बन जा रहा है x2 - x1, और यहाँ पर क्या दिख रहा है x1 x2, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। इसे गौर से देखना, इसमें 3 अगर कॉमन ले लिया तो ये बन जा रहा है x2 स्क्वायर - x1। आई होप आप देख रहे हो, तो x2 स्क्वायर - x1 को क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 3 टाइम्स x2 - x1 टाइम्स x2 + x1। आई होप इस बात से आप परेशान नहीं हैं। सिमिलरली यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया तो ये क्या बन जा रहा है सर, ये बन रहा है आपका x2 - x1 = 0। अब आप गौर से देखिएगा, अब आपको चीज़ें नजर आएंगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। देखो आपका x2 x1 यहाँ से, x2 x1 यहाँ से, और x2 x1 यहाँ से, मतलब x2 - x1 टेक्निकली कॉमन ले लीजिए। तो जैसे ही आपने x2 - x1 कॉमन लिया, जैसे ही आपने x2 - x1 कॉमन लिया, तो अंदर वाला पार्ट क्या है, अंदर वाले पार्ट को गौर से देखिए। अंदर वाले पार्ट में मैं वहाँ से शुरू करूँ या यहाँ से, मैं यहीं से शुरू करता हूँ। देखना x1 x2 प्लस, ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x1 x2 प्लस 3 टाइम्स x1 + x2 प्लस, आई होप मैं सही लिख रहा हूँ, x1 x2 प्लस 3 टाइम्स x1 + x2 प्लस कितना 2 प्लस 2 = 0। अब फिर वही बात, अगर आपने लास्ट क्वेश्चन देखा था तो सर यहाँ से तो मुझे एक रिजल्ट ये मिल रहा है कि अगर इस फैक्टर को 0 कर दें तो x1 x2 0 के x1 और x2 इक्वल मिल रहे हैं, और शायद मैं कह पाऊँ कि ये 1 1 है। पर क्या मैं इस बात को भी चेक करूँ, या तो ये होगा या फिर ये होगा, या दोनों होंगे, तो इस बात को भी चेक कर लेते हैं। अब इसने क्या कहा, इसे थोड़ा ध्यान से देखना, मैं इसे थोड़ा रीराइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ से x1 और x2 की वैल्यू लिखने में मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ, है ना, कोई परेशानी तो नहीं है। तो इसे थोड़ा दोबारा लिखते हैं। ये लिखा है x1 x2 प्लस 3x1 प्लस 3x2 प्लस 2 = 0, है ना। थोड़ा अगर इसे साफ करने की कोशिश करी तो इस वाले पार्ट को थोड़ा साथ में रखते हैं। तो यहाँ से x1 अगर कॉमन लिया तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 3 + x2, सुन रहे हैं आप लोग, और इस वाले पार्ट को उठा के उधर भेजा तो ये जाता है -2 + 3x2, सुन रहे हैं आप लोग। अच्छा,
यहाँ से अगर मैंने x1 लिखा, यहाँ से अगर मैंने x1 लिखा तो कितना आ रहा है, यार है नेगेटिव ऑफ 2 + 3 टाइम्स x2 डिवाइडेड बाय 3 + x2। इसमें तो कोई गड़बड़ मुझे नहीं दिख रही है, इसमें कोई गड़बड़ मुझे नहीं दिख रही है। का क्या मतलब है? मतलब सर अगर मैंने x2 की अलग अलग वैल्यूज ट्राई करी, x2 की अलग अलग वैल्यूज ट्राई करी तो मुझे x1 अलग अलग मिलेगा। आप सोच के देखो, फॉर एग्जांपल मैं x2 की वैल्यू 0 बताता हूँ। अगर मैंने फॉर एग्जांपल x2 की वैल्यू ली, अगर मैं आपको बस कहने को कहूँ तो x2 अगर 0 है तो x1 क्या होगा, है ना? x1 क्या होगा, ये 0 और ये 0 तो हो जाएगा -2/3। अगर मैं सही हूँ तो बिल्कुल सही। तो आप देखो ना सर, अगर आप देख पा रहे हो तो सर x2 की अलग अलग वैल्यूज के लिए x1 मुझे अलग अलग मिल रहा है। मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जब आप -2/3 रखेंगे और 0 रखेंगे, दोनों पर आपको ये एक्सप्रेशन जो है सेम वैल्यू देगा। तो ऐसे तो मैं और भी कई सारी वैल्यूज ढूंढ सकता हूं। अभी तो मैंने एक बताई, ऐसी और भी कई सारी वैल्यूज ढूंढ सकता हूं। और ऐसे अगर और भी कई सारी वैल्यूज ढूंढ सकता हूं जहां पर मुझे दो अलग अलग वैल्यूज पर इस फंक्शन की सेम वैल्यू मिल रही है, तो मैं कहूंगा ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन मैनी वन है। क्या आप मेरा ओपिनियन समझ पा रहे हो? मतलब ये फंक्शन नॉन इंजेक्टिव है। एक अच्छा क्वेश्चन जिसने आपको चीज़ें मेरे ख्याल से अब मैनी 1 1 और 1 1 को लेकर समझने में अच्छे से हेल्प की होगी। क्या ये बात आपको समझ आई? बहुत सिंपल सी सुलझी हुई सी बातें हम कर रहे हैं भाई। हम आपको IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की तैयारी करवा रहे हैं, अगर आपको बातें याद है तो, है ना? स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो ये जो दो एग्जाम्स आप देते हैं जिसके थ्रू आपकी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की स्पेसिफिकली तैयारी हो रही है, अगर आप भूले नहीं हैं तो। मैं क्यों इतना कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं कि मैथमेटिक्स की तैयारी हम JEE एडवांस लेवल पर कर रहे हैं? क्योंकि हम आपके पूरे सिलेबस को, जो भी हर एक चीज़ आपके एग्जाम में पूछी जाती है, उसे थरोली बहुत कॉम्प्रहेंसिवली कवर कर रहे हैं। हमने आपके 5 चंक्स में आपकी प्रिपरेशन को डिवाइड किया है। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कहानी शुरू की थी, उसके बाद हम अभी फिलहाल कहाँ पर आ चुके हैं, कैलकुलस पर। मतलब एक अच्छे पेस पर हम चीज़ें कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। और पेस इतना भी नहीं बढ़ाएंगे कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज हो, तो बिल्कुल क्वालिटी एश्योर्ड है। फिर हम वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पर आ जाएंगे भाई, आई होप आपको याद है ना? फिर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम अलजेब्रा कर रहे होंगे, और उसके बाद अंत में हम ट्रिग्नोमेट्री के साथ आपकी इस प्रिपरेशन को एक अच्छे मैनर में अंजाम देंगे। अच्छा, अंजाम देने का क्या मतलब है? मतलब देखो भाई, जितना भी पूरा सिलेबस है सब कवर करेंगे। जैसे कि हमने कार्टेशियन सिस्टम, स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला कवर किया। अब रिलेशंस इन फंक्शंस के बाद हम लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस, आपका एरिया अंडर द कर्व, ऐसे सारे कैलकुलस के टॉपिक्स, वेक्टर्स इन 3D जो शायद बच्चों को डराते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मेरा यकीन करिए ये पढ़ लेने के बाद आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे इस चीज़ को लेकर। बहुत मतलब ओवर भी नहीं, बट एप्टिली ऑप्टिमली कॉन्फिडेंट कि आप चीज़ें कर पाएँ। और बिल्कुल उसके बाद हम अलजेब्रा, जहाँ पर आपके सिंगल जो भी सारे टॉपिक्स हैं, जैसे क्वाड्रेटिक हुआ, मैट्रिसेस हुआ, डिटर्मिनेंट्स हुआ, लॉगरिथम, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, परमुटेशन इन कॉम्बिनेशन, प्रोग्रेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, बेसिकली बाइनोमियल थ्योरम, प्रोबेबिलिटी, आई थिंक, और कुछ इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स, और कुछ इसके अलावा मैथमेटिकल रीजनिंग, इस तरीके से हर एक चैप्टर को हम वहाँ कवर करेंगे, है ना? फिर आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आइडेंटिटीज, फंक्शंस, इनइक्वेशंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके साथ साथ आपका सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, हाइट्स एंड डिस्टेंस, हर एक चीज़। मेरा यकीन करिए कोई भी ऐसा चैप्टर, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो हम नहीं पढ़ेंगे। और सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ेंगे, हम उन्हें सच में यकीनन तौर पर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब हम यकीन करिए हर एक कंसेप्ट जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है उसे एक्सटेंसिवली, एग्जॉस्टिवली, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से कवर करते हुए चीज़ें देखेंगे। कहानी यहाँ नहीं रोकेंगे। जब सारे कंसेप्ट्स उस चैप्टर के हो जाएंगे तो हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू हर वैरायटी के क्वेश्चन का एक्सपोजर लेंगे, जहाँ पे आपको पूरी एक ओवरव्यू देंगे। मतलब हर चीज़ को लेकर एक क्लैरिटी देंगे। ओवरव्यू एक छोटा वर्ड होगा, बहुत थरली हर एक चीज़ देखेंगे कि सिंगल करेक्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन के जो क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप के जो ये पूछती हैं एग्जाम, आपके मैट्रिक्स मैच टाइप आते हैं, आपके कॉम्प्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, हर एक कैटेगरी के क्वेश्चन को हम केटर करेंगे। और ये यकीन दिलाने के लिए कि ये तैयारी सच में सफिशिएंट है, तैयारी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की एक अच्छी तैयारी है, उसके लिए हम बेशक हर चैप्टर के कल्मिनेशन पर उसके पूछे हुए JEE एडवांस्ड के, उस चैप्टर से पूछे गए सारे JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर आपको खुद ये दिखाई देगा कि अगर एक स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन की जाए तो एग्जाम को अच्छे से, आसानी से क्रैक किया जा सकता है। विद दैट मेरा मानना है, आप ये बात सबसे ज़रूरी बात जानते हो कि सारी तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी करवाई जा रही है। हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक।
आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।